लियाम एक एवरेज ऑफिस एम्प्लॉई है जिसकी जिंदगी सच में बहुत मिजरेबल चल रही है। वो अपनी कंपनी में देर रात तक हार्ड वर्क करता है, जहां उसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शुक्र है कि उसके पास लौटने के लिए एक फैमिली है। उसी की वजह से वो अपना काम किसी तरह मैनेज कर पाता है, जबकि उसका बॉस उसे बार बार इंसल्ट करता है और यहाँ तक कि उसके जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स भी उसके साथ ओपनली मजाक करते हैं। एक दिन लियाम के कॉलेज के जूनियर वेब ने उसे एक मेका एक्शन फिगर के बारे में मैसेज किया और कहा कि वो उसे खरीद ले। लियाम भी बचपन से फिगर कलेक्टिंग में इंटरेस्टेड रहा है, इसलिए वो अपने जूनियर द्वारा बताई गई शॉप पर चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी वाइफ किसी और मैन के साथ डेट पर बैठी है। ये देखकर वो शॉक में रह गया, क्योंकि उसकी वाइफ ने तो कहा था कि वो अपनी डॉटर को स्वॉर्ड फाइटिंग क्लास में लेकर जाएगी। उस रात जब लियाम घर लौटा तो उसने अपनी वाइफ और बेटी से उनके दिन के बारे में कैजुअली पूछा। उन्होंने कहा कि आज स्वॉर्ड फाइटिंग क्लास में एक कंपटीशन था और बेटी ने अपने सारे मैचेस जीत लिए। लियाम ने उनकी बात पर ट्रस्ट करने का फैसला किया और इस मॉर्निंग देखी हुई चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये थॉट उसके दिमाग से निकला नहीं, इसलिए अगले दिन वो फिर उसी जगह गया। इस बार न सिर्फ उसकी वाइफ बल्कि उसकी डॉटर भी वहां थी और शॉकिंगली वो उस अननोन आदमी को पापा कह रही थी। ये सुनकर लियाम पूरी तरह हिल गया और काम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। तभी उसका बॉस बिना किसी रीजन के उसे बेइज्जत करने आ गया। उसी समय उसकी वाइफ का फोन आया कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो तुरंत हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी डॉटर को अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन लियाम का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं करता। जैसे ही उसकी वाइफ ब्लड देने गई, लियाम ने क्यूरियोसिटी में ब्लड ग्रुप चार्ट चेक किया और पाया कि उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप बायोलॉजी के हिसाब से उससे मैच करना पॉसिबल ही नहीं है। अब उसे यकीन हो गया कि वो उसकी रियल बेटी नहीं है। घर लौटकर उसने अपनी वाइफ से बात की, लेकिन गिल्ट एक्सेप्ट करने के बजाय वो ब्लेम उसी पर डाल देती है। वो कहती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि वो हर समय काम में बिजी रहता है और फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता, और ऊपर से इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके पास इनफ पैसे भी नहीं है। फिर वो कहती है कि असल में वो उनके फैमिली का हिस्सा कभी था ही नहीं और सालों से बेटी को उसने अकेले पाला है। वो साफ कह देती है कि वो अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर जा रही है। ये सुनकर लियाम गुस्से में बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी भी कह देती है कि उसे उसका दूसरा पापा ज्यादा पसंद है। ये सुनकर लियाम पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन ऑफिस में उसका बॉस उसे दिखाता है कि उसके कंप्यूटर से 5 करोड़ येन का बैंक ट्रांसफर हुआ है। लियाम साफ कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी तब उसने अपना कंप्यूटर अनलॉक ही छोड़ा था। ऑफिस में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उस पर कंपनी से पैसे चोरी का आरोप लग जाता है। उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी वाइफ को डिवोर्स का परफेक्ट बहाना मिल जाता है, लेकिन वो फिर भी चाइल्ड सपोर्ट मांगती है। कंपनी उस पर केस तो नहीं करती, लेकिन उसे किस्तों में सारा पैसा वापस करने के लिए मजबूर करती है। अब लियाम को कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर जॉब करनी पड़ती है ताकि चाइल्ड सपोर्ट और लोन दोनों चुका सके। लेकिन यहाँ भी उसका बॉस उसे हर वक्त डांटता है और उसकी लाइफ पूरी तरह मैस हो जाती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। यहाँ तक कि एक्शन फिगर्स और मेका टॉयज के लिए उसका पुराना एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है। फिर भी वो अंदर से बिलीव करता है कि शायद हार्ड वर्क से सब ठीक हो जाए। उसे अपनी बेटी की याद आती रहती है, भले ही वो जानता है कि वो उसकी असली बेटी नहीं है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि गंभीर रूप से बीमार है। इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट के पैसे न होने के कारण वो अपने अपार्टमेंट में अकेले मरने का फैसला कर लेता है। वो मौत का इंतजार कर ही रहा होता है कि अचानक उसके ऊपर एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है। ये लाइट उसे पास्ट की सारी घटनाओं के विजुअल्स दिखाती है और उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने ही उसके कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर किए थे। इतना ही नहीं, उसकी वाइफ का अफेयर भी उसी बॉस के साथ था जिसने उसे पैसे दिए ताकि वो लग्जरी लाइफ जी सके। ये सच्चाई जानकर लियाम पूरी तरह बिखर जाता है और चाहता है कि ये सब एक नाइटमेयर हो, लेकिन एक आवाज कहती है कि ये सच है। तभी एक स्टाइलिश आदमी जो खुद को गाइड कहता है उस लाइट से बाहर आता है और लियाम से कहता है कि एक अच्छे इंसान होने के बावजूद उसने सच में बहुत कठिन और दुख भरी लाइफ जी है। वो लियम से पूछता है कि क्या वो उन लोगों को फॉरगिव कर सकता है जिन्होंने उसे इतना टॉर्चर दिया, लेकिन लियम गुस्से में कहता है कि वो उनसे रिवेंज लेना चाहता है। गाइड उसकी नेगेटिव इमोशंस देखकर खुश होता है और उन्हें डिलीशियस कह देता है। फिर वो लियम से कहता है कि उसने उसमें इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि वो एक गुड पर्सन है, लेकिन लियम कोल्ड टोन में रिप्लाई देता है कि अब उसे अच्छा बनने की बिल्कुल परवाह नहीं। उसे रिग्रेट होता है कि उसके काइंड नेचर का बार बार फायदा उठाया गया और वो कसम खाता है कि अगर उसे लाइफ में एक और चांस मिला तो वो सिर्फ अपने लिए जिएगा। वो वादा करता है कि इस बार वो एक विलन बनेगा जो दूसरों को क्रश करेगा। गाइड मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास उसके लिए बिल्कुल राइट चीज है। वो एक सूटकेस से कुछ फोटोग्राफ्स निकालता है और बताता है कि वो उसे दूसरी वर्ल्ड में भेजने आया है जहां वो खुद डिसाइड कर सकता है कि जाना कहाँ है। ऑप्शंस में मैजिक और सुपर पावर्स वाली वर्ल्ड, सैमुराई एरा का जापान, वाइल्ड वेस्ट और यहाँ तक कि प्री हिस्टोरिक टाइम भी शामिल है। लियम सोचता है कि क्या ये सच है, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ एनिमे में होती हैं। लेकिन जैसे
उसकी नजर जायंट रोबोट्स और स्पेसशिप्स वाली पैरेलल वर्ल्ड पर पड़ती है, उसकी नजर वहीं अटक जाती है। वह अपने जूनियर के साथ एनिमे पर हुई फन डिस्कशंस याद करते हुए उस ऑप्शन की ओर हाथ बढ़ाता है। गाइड कहता है कि उसने परफेक्ट चॉइस की है क्योंकि इस वर्ल्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों है। यहाँ अभी भी नोबिलिटी सिस्टम चलता है, यानी नोबल क्लास सत्ता में है। गाइड उसे बताता है कि वो एक प्लैनेट पर रूल करने वाले काउंट के बेटे के रूप में जन्म लेगा। लियम को यह आइडिया अच्छा लगता है और जैसे ही वो जायंट रोबोट वाली इमेज के पास पहुंचता है, वो गाइड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जो उसे नई दुनिया में भेज देता है। वो विश करता है कि इस बार उसकी लाइफ बेहतर हो। उसका रीबर्थ लियम बैनफील्ड के रूप में होता है, हाइड्रा प्लैनेट के काउंट का ओनली सन, जिस पर डेंस वेजिटेशन का कब्जा है। उसके 5th बर्थडे पर उसकी मदर कहती है कि उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो उसे एक बड़े केक वाले रूम में ले जाती है और गिफ्ट अनरैप करने के लिए कहती है। गिफ्ट खाली निकलता है, लेकिन उसमें एक रिमोट कंट्रोलर रखा है। उसकी मदर बताती है कि उसका गिफ्ट एक कस्टम मेड AI मेड है। वो उसे कहती है कि रिमोट के जरिए वो अपनी पसंद के फीचर्स चुन सकता है और लियम ऑप्शंस देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी मदर से पूछता है कि उसे AI मेड रोबोट की जरूरत क्यों है। तभी उसके फादर रूम में आते हैं। वो कहते हैं कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक और खास बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है। अचानक उसके फादर अनाउंस करते हैं कि वो काउंट बैनफील्ड की टाइटल और पूरे फैमिली एसेट्स उसे गिफ्ट कर रहे हैं। लियम ये सुनकर स्टन्ड रह जाता है, लेकिन उसके फादर रिपीट करते हैं कि आज से वो फैमिली हेड है और अपनी इच्छा से इस प्लैनेट को रूल कर सकता है। बदले में सिर्फ एक डिमांड है, वे दोनों रॉयल कैपिटल में सेटल हो रहे हैं और उसे हर मंथ उन्हें अलाउंस भेजना होगा। लियम के लिए ये डील परफेक्ट है क्योंकि उसे कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। फादर अपने बटलर ब्रायन को बुलाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लाता है। लियम उस पर साइन करता है और हाउस का हेड बन जाता है। पेरेंट्स तुरंत कैपिटल के लिए निकल जाते हैं, बताते हुए कि अब से AI मेड उसकी देखभाल करेगी। लियम सोच नहीं पा रहा कि सिर्फ 5 साल की उम्र में उसे पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस मिल गया है। वो कसम खाता है कि इस बार वो प्योर विलन बनेगा जो अपनी मर्जी से मजे करेगा और दूसरों को दबाएगा। वो गाइड को थैंक्स देता है, इस बात से अनजान कि गाइड ने कभी उसकी हेल्प करने का इरादा ही नहीं किया था। धरती पर गाइड लियम की लाइफलेस बॉडी के पास खड़ा उसकी पैथेटिक लाइफ का मजाक उड़ा रहा है। फिर वो लियम की चीटिंग वाइफ और उसके बॉस के साथ थोड़ा फन करने का प्लान बनाता है, जो एक लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। बॉस प्रिटेंड करता है कि उसे लियम की हालत पर अफसोस है, लेकिन वो औरत एक पल के लिए भी गिल्ट नहीं दिखाती। जब दोनों फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं, गाइड अपनी पावर्स से पुलिस को वहां बुला देता है। ऑफिसर्स बॉस को अरेस्ट कर लेते हैं, कंपनी से पैसे चुराने और लियम को फंसाने के चार्जेस में। ये देखकर वो औरत शॉक और ब्रेकडाउन में चली जाती है क्योंकि उसका प्लान लग्जरी लाइफ अब खत्म हो गया। गाइड को उनके दुखों में बहुत प्लेजर आता है और फिर वो अगले संसार में लियम की सोल का मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास लौट आता है। सच तो ये है कि उसने लियम को अगले जन्म में और भी ज्यादा सफरिंग के लिए तैयार किया है। गाइड जानता है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ बिट्रेल हुआ है, तो लियम अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को उसकी ओर मोड़ देगा और वो उन भावनाओं को और भी मजबूत बनाने के लिए उन्हें कंज्यूम करेगा। इतना ही नहीं, अगली दुनिया में जीवन काल अविश्वसनीय रूप से लंबा होता है और गाइड उम्मीद करता है कि लियम लंबे समय तक कष्ट सहता रहे और उसे पोषण देता रहे। दूसरी ओर लियम को जल्द ही उसका AI निर्मित रोबोट मिल जाता है जिसमें हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस वाले घटक और उसके द्वारा चुनी गई सभी विशेषताएं होती हैं। वो बॉक्स खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और बटलर ब्रायन उसे बताता है कि उसे बॉक्स खोलने के लिए बस उसे टच करना होगा। जैसे ही लियम पैकेजिंग बॉक्स को छूता है, वो अचानक गायब हो जाता है और AI से बना रोबोट जिंदा हो जाता है। वो अपना परिचय एमागी के रूप में देती है और लियम भी अपना परिचय देता है। ब्रायन उसे बताता है कि इस बने रोबोट को हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे मेंटेनेंस की जरूरत होती है, लेकिन लियम उसकी बात नहीं सुनता। छोटा बिगड़ेल आदमी एमागी को अपने साथ प्ले रूम में ले जाता है ताकि उसके चेहरे के हर पहलू को बारीकी से देख सके, और जब वे वापस आते हैं तो वो उसके साथ बहुत सहज महसूस करता है। ब्रायन घबरा जाता है ये सोचकर कि उसका नया मालिक एक बिगड़ेल आदमी है, लेकिन लियम उसे काम डाउन होने के लिए कहता है क्योंकि उसका दिमाग 36 साल के वयस्क जैसा है। ब्रायन उसे बताता है कि 36 साल के लोगों को अभी भी बच्चे ही माना जाता है, और एमागी ये भी बताती है कि एम्पायर में वयस्कता की आधिकारिक उम्र 50 है। हालांकि ज्यादातर लोगों को 100 साल की उम्र तक मैच्योर नहीं माना जाता और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी करीब 500 साल है। लियाम अपनी लॉन्ग लाइफ में जो कुछ भी कर सकता है उसकी सोच से एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी ब्रायन उसे वार्न करता है कि वो एमागी के बहुत क्लोज ना जाए। लियाम रीजन पूछता है तो बटलर बताता है कि एम्पायर को AI से सबसे ज्यादा नफरत है क्योंकि एक बार AI ने मानवता को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया था। लकीली ब्रेव लोगों के एक ग्रुप ने AI को ह्यूमैनिटी को पूरी तरह खत्म करने से रोका और उन्हीं लोगों ने एम्पायर की फाउंडेशन रखी। अब वे किसी भी फॉर्म में AI से हेट करते हैं। लियाम को क्यूरियोसिटी होती है कि अगर उसकी मदर को ये सब पता था तो उसने उसे AI क्यों बनवाया, लेकिन ब्रायन सच छुपाने की कोशिश करता है।
लियाम उस पर अब मैं कैप्टन हूं वाला डायलॉग मारता है और उसे सच बताने का ऑर्डर देता है। घबराकर ब्रायन रिवील करता है कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर भाग गए क्योंकि उनका फैमिली डेट में डूबा हुआ था। ये सुनकर लियाम शॉक हो जाता है और ब्रायन समझाता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके बाद के सक्सेसर्स इस प्लैनेट को रूल करने में बुरे निकले। बटलर फर्दर एक्सप्लेन करता है कि उनके ज्यादातर रिसोर्सेज मनी लेंडर्स के पास गिरवी हैं और प्लैनेट की इकोनॉमी भी खराब है। लियाम को समझ नहीं आता कि उसके पेरेंट्स अपने गिरते हुए टेरिटरी का बोझ उस पर क्यों डाल रहे हैं, तो ब्रायन कहता है कि उन्होंने उसे सिर्फ इसीलिए पैदा किया ताकि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके शोल्डर्स पर डाल सकें। लियाम इस बात से फ्यूरियस हो जाता है कि उसे एक जिंदगी यूज करके छोड़ दिया गया और लगता है यही फिर से होने वाला है। वो डिसाइड करता है कि जब तक वो कर सकता है ऐसा नहीं होने देगा और अमागी से कहता है कि वे दोनों सोसाइटी से बाहर निकाले गए लोग हैं, इसलिए साथ मिलकर काम करें। वो मेड से कहता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि हम साथ में जो चाहें अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और उसके सामने घुटने टेक देती है। वो कहती है कि इस वर्ल्ड में उसका ओनली पर्पस उसकी सेवा करना है, इसलिए उसे साथ काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं। वो हर तरह से उसकी सर्विस करने का प्रॉमिस करती है और लियाम ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए उसे रोबोटिक्स के 3 रूल सिखाने का सोचता है, लेकिन वो तुरंत डिसाइड करता है कि अब वो गुड गाय नहीं रहेगा। वो जितना हो सके सेल्फिश बनने का प्लान बनाता है और तीनों रूल्स को अपने लिए मॉडिफाई कर देता है। पहला रूल, अमागी अपने ओनर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचा सकती। दूसरा रूल, उसे उसकी सभी ऑर्डर्स मानने होंगे। तीसरा रूल, वो अपनी रक्षा तब तक कर सकती है जब तक पहले 2 रूल्स का वायलेशन न हो। जब अमागी ने तीनों रूल्स अपने सिस्टम में सेट कर लिए तो लियाम उससे पूछता है कि अपने टेरिटरी को बेटर और प्रॉस्परस बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो सजेस्ट करती है कि वो एजुकेशन कैप्सूल यूज करे जो नॉलेज और एक्सपीरियंस सीधे उसके ब्रेन में अपलोड कर देगा और बॉडी को भी स्ट्रांग बना देगा। वो बताती है कि उसे कुछ मंथ्स के लिए कैप्सूल में रहना होगा और इस दौरान वो उसकी जगह टेरिटरी संभाल सकती है। ये सुनकर ब्रायन पैनिक हो जाता है और कहता है कि एक एआई मेड को पूरे टेरिटरी का कंट्रोल देना डेंजरस है। लियाम कहता है कि ये रिस्क नहीं है क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को हार्म नहीं करना चाहता और दूसरे रूल के अनुसार अमागी उसके ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। ब्रायन कहता है कि एम्पायर इसे अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन अमागी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करती है और बताती है कि एआई को गवर्नेंस में हेल्प करने से रोकने वाला कोई लॉ नहीं है। इसके बाद लियाम ऑर्डर देता है कि कैप्सूल तैयार करो और अपनी अनुपस्थिति में सारे पावर्स अमागी को दे देता है। कैप्सूल में जाने से पहले वो अमागी से पूछता है कि क्या वो इमोशंस फील कर सकती है या सिर्फ मिमिक करती है, क्योंकि वो काफी एडवांस लगती है। अमागी रिप्लाई देती है कि उसे श्योर नहीं है, लेकिन जब लियाम ने उसे पहले साथ काम करने को कहा था उसका कैश अचानक डेटा से भर गया था। लियाम रियलाइज करता है कि वो सच में कुछ इमोशंस फील कर सकती है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जब तक वो पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करे तब तक सब संभाले। 2 साल बाद लियाम कैप्सूल से बाहर आता है। उसके माइंड में डेकेड्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस लोड हो चुका होता है। उसे सरप्राइज होता है कि 2 साल निकल गए और अमागी कहती है कि कैप्सूल में टाइम का एहसास नहीं होता। कैप्सूल की वजह से उसका बॉडी भी बड़ा और स्ट्रांग हो चुका है और अमागी बताती है कि उसे रिहैब की जरूरत होगी ताकि इस बदलाव की आदत डाल सके। रिहैब के बाद लियाम प्लैनेट का चार्ज लेता है और अमागी से रिपोर्ट पाता है कि हालात धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। वह मेन फैसिलिटीज इंस्पेक्ट करने निकलता है। अमागी उसे पहले स्पेसशिप लॉन्च पैड पर ले जाती है और लियाम की आंखें चमक उठती हैं जब वो शिप्स को उड़ान भरते और फ्लोटिंग डॉक्स में डॉक होते देखता है जो उनकी डिफेंस लाइन का काम करते हैं। वो और एक्साइटेड हो जाता है जब वो सोल्जर्स द्वारा ऑपरेटेड जायंट बैटल रोबोट्स देखता है, लेकिन अमागी कहती है कि ज्यादातर बजट की कमी से इनएक्टिव हैं। लियाम कहता है कि वो भी जायंट बैटल रोबोट में जाना चाहता है और अमागी खुशी खुशी अरेंजमेंट करती है। रोबोट के अंदर पहुंचकर अमागी बताती है कि उसकी मूवमेंट मैजिक से कंट्रोल होती है, बस इमेजिन करो और वो वैसे मूव करेगा। लियाम कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि बैटल रोबोट चलाना उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि अमागी उसे बताती है कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए रोबोट के सूट से सारे वेपन्स हटा दिए हैं। लियाम कहता है कि वो रोबोट में किसी के साथ सच में फाइट करना चाहता है और अमागी अपने सोल्जर्स के कैप्टन को बुलाकर इसकी व्यवस्था करती है। लियाम सीधे कैप्टन के बैटल रोबोट पर हमला करता है और उसे गिरा देता है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि कैप्टन गंभीरता से फाइट नहीं कर रहा। वो उसे जोर से लड़ने के लिए कहता है और कैप्टन उसकी बात मान लेता है। लियाम दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार कैप्टन अपने रोबोट के वेपन्स निकाल देता है और लियाम को जमीन पर पटक देता है। लियाम उनके बीच का फर्क देखकर हैरान रह जाता है और अमागी समझाती है कि कैप्टन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होने के कारण वो किसी बिगिनर से कहीं बेहतर तरीके से अपना रोबोट चला सकता है। इससे लियाम को एहसास होता है कि वो अभी बहुत वीक है और वो स्ट्रांग बनने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेने का फैसला करता है। वो ब्रायन को आदेश देता है कि आसपास का बेस्ट मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर ढूंढे, लेकिन बटलर कहता है कि वो एक रूलर है, उसे फाइट सीखने की जरूरत नहीं।
लियाम उसकी बात अनसुनी कर देता है क्योंकि पिछले जन्म में ताकतवर लोगों ने उसे दबा दिया था और इस बार वो किसी से भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद यासुशी नाम का एक सामुराई महल के बाहर आता है, ये कहकर कि वो लियाम का मास्टर बनना चाहता है। यासु को देखकर लियाम तुरंत उसका एडमायरर बन जाता है और सोचता है कि वो एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है। वो कहता है कि इस दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक से सीखना उसके लिए बेहद एक्साइटिंग है। यासु थोड़े दार्शनिक अंदाज में बताता है कि वो अपनी मार्शल आर्ट स्टाइल को पूरे एम्पायर में बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती। लियाम उस पर और भी मोहित हो जाता है और जब अमागी उसे चेतावनी देती है कि ये स्वॉर्ड्समैन थोड़ा सस्पिशियस लगता है तो लियाम हंसकर कहता है कि थोड़ा सस्पिशियस होना ही प्रूफ है कि वो महान तलवारबाज है। अमागी उसे कम से कम टेस्ट करने की सलाह देती है। लियाम मान जाता है और यासु से स्किल दिखाने को कहता है। यासु उसे पास की एक जगह ले जाता है जहां कुछ लकड़ी के लॉग्स सीधे खड़े हैं। वो कहता है कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाएगा, लेकिन बस एक बार ही, और लियाम को उसे उसी वक्त याद करना होगा। लियाम अमागी से रिकॉर्डिंग करने को कहता है और यासु अपना स्टांस लेता है। वो अपनी तलवार को शीट से आधा बाहर निकालता है और तुरंत वापस रख देता है, लेकिन अगले ही पल लॉग्स आधे कटकर गिर जाते हैं। लियाम स्टन रह जाता है और अमागी से वीडियो एनालाइज करने को कहता है। एनालिसिस से पता चलता है कि तलवार निकाली ही नहीं गई थी और लियाम को लगता है कि यासु इतना फास्ट था कि रिकॉर्डिंग भी कैप्चर नहीं कर पाई। वह खुशी खुशी यासु से अपना गुरु बनने को कहता है और यासु मान जाता है। लेकिन रात में यासु उसी जगह लौटकर हंसता है कि लियाम पहले से कट हुए लॉग्स के ट्रिक में फंस गया। लियाम को पता भी नहीं है कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो तलवार व भाला दोनों की ट्रेनिंग जारी रखता है। सालों तक बेसिक्स में इंप्रूव होने के बावजूद वो सीक्रेट टेक्निक सीखने के करीब भी नहीं पहुंच पाता। 3 साल की मेहनत के बाद एक शाम लियाम हवा में वार करके लॉग काटने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा शून्य निकलता है। वो सोचता है कि उसे अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक एक फिनिशिंग मूव चाहिए। उस रात जब यासु अपने कमरे में मांगा पढ़ रहा था, लियाम ने दरवाजा नॉक किया और सीक्रेट टेक्निक सीखने की रिक्वेस्ट की। यासु ने इनकार कर दिया, रिमाइंडिंग हिम कि उसने शुरुआत में ही कहा था कि वो उसे बस एक बार दिखाएगा। ये सुनकर लियाम घबरा जाता है और माफी मांगकर कहता है कि वो दोबारा ये टॉपिक नहीं लाएगा। यासु उसे माफ करने का नाटक करता है और चिप्स खाते हुए उसका मजाक उड़ाता है। तभी लियाम फिर से आता है और कहता है कि वो अपनी मंथली फी में एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता है पिछली गलती की माफी के तौर पर। यासु खुश होकर पैसे ले लेता है, सोचता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे आसान काम है। फिर लियाम कहता है कि वो ट्रेनिंग से 1 दिन की छुट्टी चाहता है क्योंकि अगले दिन उसका इंपॉर्टेंट काम है। अगले दिन अमागी उसे उसके प्लैनेट की इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि वे अभी भी भारी डेट में हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। लियाम ये सुनकर खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन अमागी कहती है कि उसने उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दी। वो दिखाती है कि एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद प्रोग्रेस बहुत स्लो है। सारी जानकारी देखने के बाद लियाम तुरंत समझ जाता है और डिपार्टमेंट हेड को बुलाता है। तभी एक पसीने से लथपथ अस्त व्यस्त आदमी आता है और लियाम उससे सीधा पूछता है कि वो सरकार से पैसे क्यों चुरा रहा है, क्योंकि इसके सबूत हैं कि वो फंड्स अपनी जेब में डाल रहा है। वो आदमी लियाम को एक भोला भाला बच्चा समझते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके काम में कई अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। लियाम उसकी तरफ और गौर से देखने लगता है और मजाक में उसके करप्शन की तारीफ करता है, ये सोचकर कि शायद उससे कुछ टिप्स मिल जाएं। लेकिन तभी अमागी उसे करप्शन से जुड़े एक बड़े स्कैंडल पर पब्लिश न्यूज आर्टिकल दिखा देती है। वो आदमी सफाई देते हुए कहता है कि ये स्कैंडल उसने नहीं बल्कि उसके सबॉर्डिनेट ने किया था और इसी वजह से उसे फांसी दे दी गई। अमागी कुछ और न्यूज रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड स्टडी करती है और पाती है कि उस सबॉर्डिनेट के खिलाफ पक्के सबूत नहीं थे और फांसी के बाद भी पैसा वापस नहीं आया। तभी लियाम को अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है जब उसके बॉस ने उसे ट्रैप किया था और वो समझ जाता है कि ये पसीने से तरबतर मूर्ख भी वही कर रहा है। गुस्से में आकर वो आदमी से सीधे कॉन्फ्रंटेशन करता है और पूछता है कि क्या उसने अपने सबॉर्डिनेट को फंसाया और मरवा दिया। वो बदमाश एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन जैसे ही लियाम तलवार निकालकर आगे बढ़ता है वो कह देता है कि उसने तो बस वही किया जो इकोनॉमी को स्मूथ चलाने के लिए जरूरी था। जब लियाम फिर भी काम नहीं होता तो वो आदमी डराने की कोशिश करता है और कहता है कि वो लग्जरी का आनंद सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके जैसे लोग देश चलाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। लियाम उसे उसकी बात पूरी करने का मौका नहीं देता और एक ही बार में उसे परलोक भेज देता है। जाते जाते कहता है कि अपनी पावर का मिसयूज और अपने लोगों पर अत्याचार करने का हक सिर्फ उसे है। वो चिल्लाता है कि कोई भी उसके लोगों और उसके वेल्थ को टच नहीं कर सकता और जो कोई भी उसके सामान पर हाथ डालेगा वो उसे खत्म कर देगा। इसके बाद लियाम अमागी को ऑर्डर देता है कि करप्शन की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो और हर गिल्टी ऑफिसर को खत्म कर दो, लेकिन अमागी पहले उसे काम डाउन करने को कहती है। लियाम को तभी एहसास होता है कि उसने अभी अभी किसी को मार डाला है, लेकिन अमागी उसे तलवार छुड़ाने में हेल्प करती है।
फिर वो बताती है कि हर करप्ट ऑफिसर को खत्म करना या जॉब से निकाल देना उनके प्लैनेट के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि लगभग हर कोई करप्ट है और वो खुद सब संभाल नहीं सकती। वो लियाम को सजेस्ट करती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर वर्क में एक्सपर्ट लगभग 30 और AI मेड्स खरीद ले, और अगर वे टॉप टियर मॉडल्स न भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लियाम उसे ऐसा करने और करप्ट ऑफिशियल्स को भी खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन अमागी को चिंता है कि इससे उसकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। लियाम साफ कहता है कि उसे अपनी इमेज की परवाह नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो उसकी बात माने। इसके तुरंत बाद लियाम अपने 3 साल के ट्रेनिंग को फिर से कैप्टन के खिलाफ लड़कर परखना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी मास प्रोड्यूस्ड बैटल रोबोट में बैठने वाला होता है, यासु वहां पहुंचकर कहता है कि इजी टू कंट्रोल रोबोट में बैठना वेस्ट होगा। अगर लियाम टॉप पर पहुंचना चाहता है तो उसे हार्ड पाथ चुनना होगा और ऐसा रोबोट कंट्रोल करना होगा जिसे हर कोई चला न सके। लियाम को लगता है यासु सही कह रहा है और वो कैप्टन की तरफ मुड़ता है। कैप्टन बताता है कि अगर वो चाहे तो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का पर्सनल बैटल मैक यूज कर सकता है, जो 3 जनरेशंस पुराना है। असल में यासु जानबूझकर लियाम को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का मैक लाने पर मजबूर कर रहा है। आज सुबह वो वेयरहाउस में कीमती सामान ढूंढने आया था, क्योंकि लियाम बहुत फास्ट सीख रहा था और जल्द ही उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वेयरहाउस में उसे कुछ वैल्यूएबल नहीं मिला जब तक कि उसकी नजर एक पुरानी मेका यूनिट पर नहीं पड़ी जो देखने में स्क्रैप जैसी लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि इसके पार्ट्स बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा। लियाम ट्रैप में फंस गया और ब्रायन को उस पुराने मैकनाइट को रिपेयर करने का ऑर्डर दे दिया। ब्रायन कहता है कि ये यूनिट बहुत पुरानी है और प्रैक्टिकली यूज के लायक नहीं, और बेसिक सीखने के लिए मास प्रोड्यूस्ड यूनिट बेहतर होगा। लेकिन लियाम मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके टीचर ने बताया है कि असली फाइटर टफेस्ट मैक भी उड़ा सकता है। ब्रायन के पास कोई जवाब नहीं, तो वो बस एडवाइस देता है कि कम से कम ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। लियाम ये सलाह भी रिजेक्ट करता है और कहता है कि वो यासु की बताई बेस्ट ट्रिक के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। इस बीच अमागी लियाम के ऑर्डर पर पुराने मैक की इंस्पेक्शन करने जाती है। उसे यासु पर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन वो मालिक के ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं कर सकती और चाहती है कि पुराना मैक उसे सेफ रखे। कुछ दिनों बाद नियास नाम की एक इंजीनियर मैक रिपेयर करने प्लैनेट पर आती है। वह खुद को 7th रॉयल वेपन्स फैक्ट्री की इंजीनियर बताती है और लियाम भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। नियास अमागी को घूरती है और लियाम पूछता है कि क्या उसे उसकी मेड से कोई प्रॉब्लम है। दरअसल नियास अमागी में इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि उसने इतना एक्सपेंसिव कस्टम मेड AI रोबोट पहले कभी नहीं देखा। वो उसे करीब से एग्जामिन करने लगती है, लेकिन लियाम उसे रोक देता है और कहता है कि बस अपना काम करो। फिर वो उसे पुराने मैक के पास ले जाता है और नियास कहती है कि इसे छोड़कर कुछ नया खरीद लो, लेकिन लियाम इंसिस्ट करता है कि इसे रिपेयर करना है। नियास बताती है कि इस मॉडल का प्रोडक्शन बहुत पहले बंद हो चुका है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स रेयर और कॉस्टली होंगे। लियाम कहता है कि जो पार्ट्स अनअवेलेबल हैं उन्हें मॉडर्न पार्ट से रिप्लेस कर दो, लेकिन कंट्रोल्स का मैनुअल ओरिजिनल ही रहे। वो उससे कहता है कि उसे प्राइस की बिल्कुल परवाह नहीं है, और ये सुनकर नियास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लियाम आगे बताता है कि उसे अपने रोबोट में एक फाइनल मूव चाहिए, कुछ वैसा जैसा रॉकेट पंच होता है। तभी यासु वहां पहुंचता है ये देखने कि मामला क्या है। पहली नजर में ही उसे नियास पसंद आ जाती है और वो कूल अंदाज में उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन नियास उस समय लियाम के साथ इस बात पर बहस कर रही होती है कि रोबोट पर रॉकेट आर्म क्यों नहीं लग सकता। आखिर में लियाम पैसों की ताकत दिखाकर उसे मना लेता है, लेकिन यासु के अंदर जलन घर कर जाती है, क्योंकि नियास ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वह तय करता है कि लियाम से बदला लेगा और इसके लिए उसे एक इम्पॉसिबल ट्रेनिंग देगा। झील के बीच में लकड़ी पर बैलेंस बनाते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर टेनिस बॉल से बचना और ऊपर से उसकी तलवार को एक्स्ट्रा हैवी बना देना। लियाम साफ कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन यासु सिर्फ बदला लेने के लिए यह करवा रहा है। वो लियाम को समझाता है कि अपनी सेंसेस पर भरोसा छोड़ो और इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करो। वो कहता है सोचो मत, महसूस करो। लियाम हमेशा की तरह उसकी बात को गंभीरता से लेता है। कुछ दिनों बाद नियास मेचा यूनिट की रिपेयरिंग और कस्टमाइजेशन पूरी कर देता है और ब्रायन बैनफील्ड परिवार के पुराने सुनहरे दिनों को याद करते हुए नॉस्टैल्जिया में खो जाता है। इसके बाद नियास लियाम को मेचा चलाना सिखाता है और डेमो के लिए उसे कॉकपिट में ले जाता है। कंट्रोल रूम को स्पेशल मैजिक से बड़ा किया गया है और जैसे ही लियाम अपनी सीट पर बैठता है, मेचा उसे स्कैन करता है और उसे अपना मास्टर मान लेता है। नियास बताता है कि अब यह यूनिट सिर्फ उसे ही पायलट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगी। फिर लियाम पहला कदम उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि मेचा में उसे मूव करने में मदद करने वाली कोई एक्स्ट्रा असिस्ट फीचर नहीं है। नियास कहता है कि इससे इसे कंट्रोल करना और मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो इसमें महारत हासिल कर ले तो इसे अपने शरीर की तरह चला सकता है। लियाम दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो उठकर स्टोर रूम से बाहर निकल जाता है। नियास उसकी स्किल से प्रभावित होकर कहता है कि अगर वो इतनी जल्दी मेचा को कंट्रोल करना सीख सकता है तो वो वाकई टैलेंटेड है। वो कहती है कि चलते समय बस इमेजिन करता रहे कि मेचा कैसे मूव करेगा,
तभी उसके मार्शमेलो से हाथ लियाम के हाथ से छू जाते हैं और लियाम के दिमाग में शरारती ख्याल आने लगते हैं। मेचा भी उन हरकतों को अंजाम देने लगता है। यासु ये देख घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लियाम मेचा के अंदर न्यास के साथ कुछ गलत कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रायन खुश है क्योंकि ये पहली बार है जब लियाम ने किसी ह्यूमन लड़की में इंटरेस्ट दिखाया है। मेचा के अंदर न्यास भी डर जाता है और सोचता है कि लियाम विकृत इंसान है। बाद में यासु बदला लेने के लिए उसकी पागलपन भरी ट्रेनिंग को और कड़ा कर देता है। अगले दिन लियाम फिर से उस हिडन स्किल को सीखने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह असफल रहता है। वो अमागी से पूछता है कि क्या उसमें स्वॉर्ड्समैनशिप की कमी है, तो वो जवाब देती है कि एक एआई मेड होने के नाते वो टैलेंट के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाती। फिर भी उसका मानना है कि दिक्कत लियाम में नहीं बल्कि यासु में है, समस्या ट्रस्ट की है। लियाम इसे गलत समझ लेता है और सोचता है कि अमागी का मतलब है कि उसने यासु पर भरोसा नहीं किया। अमागी कहती है कि उसका मतलब कुछ और था, लेकिन लियाम को अब समझ आ गया कि कमी कहाँ है। वो कहता है कि यासु के लिए तलवार की रीच से बाहर की लकड़ियों को काटना फिजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन इस दुनिया में मैजिक भी है। उसका मानना है कि यही रीजन है कि वो अपनी अल्टीमेट मूव कर सकता है। वो सोचता है कि अगर वो तलवार में मैजिक चैनल करे और खुद को उसे फ्लाइंग स्लैश के रूप में वार करते विजुअलाइज करे तो वो भी ये चाल सीख सकता है। वो तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देता है और सालों की कोशिश के बाद एक दिन अपनी लिमिट्स को तोड़ देता है। अगले दिन वो यासु को बुलाता है अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। वो अपनी स्पेशल टेक्निक से मैजिकल स्लैश मारता है और लकड़ी के लट्ठे को बीच से काट देता है। यासु स्टन रह जाता है। ये मूव तो शुरू से ही फेक था, फिर ये कैसे सीख गया? लियाम पूछता है कि क्या वो पास हो गया, और यासु के पास कोई जवाब नहीं। वो चुप रहता है और सोचता है कि क्या कहे, जबकि लियाम मान लेता है कि यासु परेशान है क्योंकि उसने सिर्फ दूर से चीजें काटने पर संतोष कर लिया था। खैर, यासु कहता है कि उपलब्धि बड़ी है, लेकिन कंप्लेसेंट मत हो और मेहनत करो, स्ट्रांग बनो। कुछ दिन बाद लियाम को पता चलता है कि उसके सेक्टर के एक प्लैनेट पर पायरेट्स ने हमला कर दिया है। अमागी बताती है कि ये ग्रह रहने या माइनिंग के लिए ठीक नहीं था, लेकिन उसने वहां एक फैक्ट्री खड़ी कर ली थी और अब पायरेट्स उसे लूटना चाहते हैं। ब्रायन बताता है कि उनके सोल्जर्स लड़ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। लियाम तुरंत अमागी से स्ट्रैटेजी पूछता है और वो कहती है कि वे प्लैनेट के होराइजन और यूनिक ग्रेविटी का फायदा उठाकर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। वो लियाम को स्पेस बैटल संभालने और पायरेट्स के शिप पर कब्जा करने को कहती है, जबकि वो खुद फैक्ट्री की रक्षा करेगा। ब्रायन कहता है कि ये रिस्की है, लेकिन लियाम उसकी परवाह नहीं करता और अपने मेका नाइट में घुस जाता है। अमागी उसे ग्रह की तरफ ले जाती है और लियाम बादलों का इस्तेमाल करके छुपकर हमला करता है। पायरेट्स अचानक अटैक से घबरा जाते हैं और पीछे से काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यासु के इंटेंस ट्रेनिंग के चलते लियाम ने ऑब्जर्वेशन हाकी डेवलप कर ली होती है। वो इसे यूज करके बादलों के पीछे छिपे दुश्मनों को ढूंढता है और एक और वेपन से उन्हें खत्म करता है। पायरेट्स घबराकर पीछे हटने का सोचते हैं, लेकिन तभी लियाम अपने फ्लाइंग स्लैश से उनके दर्जनों मेका एक साथ काट डालता है। समुद्री लुटेरे पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा वेपन नहीं देखा था जो इतनी लॉन्ग रेंज तक अटैक कर सके। वे तुरंत पीछे हटने लगते हैं। लियाम सोचता है कि क्यों ना उन्हें अपने स्पेशल रॉकेट पंच का टेस्ट चखाया जाए, लेकिन जैसे ही वो कमांड देता है कुछ भी नहीं होता। वो मन में सोचता है कि शायद न्यास ने अपने मेचा में ये फीचर इंस्टॉल ही नहीं किया होगा। तभी अचानक उसके पास एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल बनता है और उसमें से एक मैसिव रॉकेट आर्म निकलकर भागते हुए पायरेट्स पर जोरदार वार करता है और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है। लियाम नाराज है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन न्यास उसे बताता है कि रॉकेट पंच को एक असरदार अटैक बनाने का यही एकमात्र तरीका था। तभी अमागी लियाम से संपर्क करती है और बताती है कि वो सिर्फ 10% पायरेट शिप्स पर ही कब्जा कर पाई है। उनमें से 30% डिस्ट्रॉय हो गए और बाकी 60% भाग निकले। लियाम इसे अपनी जीत मानता है और अमागी की तारीफ करता है कि उसने शानदार काम किया। जल्द ही उसके सैनिकों की हार की खबर समुद्री डाकू कैप्टन गोस तक पहुंचती है और ये सुनकर वो गुस्से से भर उठता है। उसका सहायक बताता है कि पायरेट्स ने दुश्मन को हल्के में लिया और हार गए, इसलिए नुकसान कम करने के लिए रिट्रीट कर गए। गोज उन्हें कमजोर कहता है और ऐलान करता है कि उसकी क्रू में किसी भी लूजर के लिए जगह नहीं है। वो अपने सहायक को आदेश देता है कि पूरे फ्लीट को तैयार करो, क्योंकि वो भागे हुए पायरेट्स को खत्म करेगा, ताकि सबको पता चले कि कैप्टन गॉस फेलियर बर्दाश्त नहीं करता। वो खुद फ्लीट का नेतृत्व करने की तैयारी करता है और अपने नए टेस्ट सब्जेक्ट से कहता है कि थोड़ी देर और इंतजार करे, क्योंकि बाद में वो उससे मजे करेगा। उधर लियाम अपने प्लैनेट के बाहर एक स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है, पायरेट्स पर जीत से संतुष्ट। अमागी उसे पहली बैटल जीतने पर बधाई देती है और लियाम कहता है कि जीत से भी बेहतर बात यह है कि उन्हें लूट भी मिली है। अमागी बताती है कि एम्पायर के नियमों के अनुसार अगर वे किसी पायरेट शिप पर कब्जा कर लें तो जहाज और उसका सारा माल उनका हो जाता है। ये सुनकर लियाम खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शिप सोने चांदी से भरी होंगी।
लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ती है जब सोल्जर्स जहाज से एडामेंटाइट और मिथ्रिल जैसे रेयर मिनरल से भरे बड़े क्रेट्स निकालते हैं। अमागी बताती है कि ये बहुत कीमती हैं। लियाम को इससे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि उसे गोल्ड और डायमंड्स चाहिए थे। अमागी समझाती है कि इस दुनिया में गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है और डायमंड तो सिर्फ कार्बन है जिसे घर पर बनाया जा सकता है। लियाम को समझ आता है कि अर्थ के कीमती मेटल्स और स्टोन्स यहाँ बेकार हैं, लेकिन उसके अंदर का गोल्ड डिगर अब भी चमकदार पीली मेटल चाहता है। वो गोल्ड की मांग करता है और ब्रायन बताता है कि उनके पास थोड़ा गोल्ड है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में होता है। लियाम उसे ऑर्डर देता है कि उस गोल्ड को कॉइन्स में बदलो और उसका कमरा भर दो और मिथ्रिल व रेयर एलिमेंट्स को लेजेंडरी वेपन्स में बदल दो। ब्रायन माफी मांगते हुए कहता है कि उनके क्षेत्र में ऐसे स्किल्ड ब्लैकस्मिथ नहीं है। लियाम निराश होता है, लेकिन अमागी बताती है कि पायरेट्स से लड़ाई के दौरान उसने कुछ और पता लगाया। वो कहती है कि बैनफील्ड फैमिली के पास लगभग 10,000 वॉरशिप्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30% वर्किंग कंडीशन में है और इमरजेंसी में वे केवल 2,000 शिप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। लियाम हैरान होता है कि इतनी कम शिप से भी उन्होंने पायरेट्स को हरा दिया। अमागी बताती है कि पायरेट्स ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया और बैटल में लियाम की टैक्टिक्स ने उन्हें हिला दिया। लियाम खुश होता है, लेकिन ये सोचकर परेशान भी कि उसके फ्लीट का 70% स्क्रैप है। अमागी सुझाव देती है कि जो शिप्स काम की नहीं है उन्हें बेच दें। ब्रायन विरोध करता है कि शिप्स कम हुई तो पायरेट्स फिर हमला करेंगे। अमागी जवाब देती है कि मेंटेनेंस भी खर्चा है और उनके पास पैसे कम है। लियाम उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि बेकार शिप्स को बेच दो या नया इस्तेमाल करो। अमागी फिर सुझाव देती है कि पायरेट्स के शिप से जो मटेरियल मिलेगा उससे और शिप्स खरीद सकते हैं। भले ही लेटेस्ट मॉडल न हो, पुराने लेकिन काम के जहाज तो मिल ही जाएंगे। ब्रायन कहता है कि पुराने जहाज फैमिली की प्रेस्टीज को नुकसान देंगे, लेकिन लियाम को प्राइड और ऑनर से कोई मतलब नहीं है, उसे बस जीत चाहिए। इसलिए वो अमागी को ऑर्डर देता है कि अच्छे सेकेंड हैंड वॉरशिप्स तुरंत खरीदो। इस बीच लियाम के इलाके से दूर नियास एम्पायर के नोबल्स को 7th वेपन्स फैक्ट्री के लेटेस्ट वॉरशिप का प्रेजेंटेशन दे रहा है। वो बताती है कि नया जहाज पुराने से ज्यादा पावरफुल है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है और मेंटेनेंस आसान है। प्रस्तुति खत्म होते ही 3rd वेपन्स फैक्ट्री की उसकी राइवल अपने शिप का इंट्रोडक्शन देती है। सबसे पहले बताती है कि इसे एक अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। फिर वो दिखाती है कि शिप का लग्जूरियस इंटीरियर टॉप फैशन कंपनी ने बनाया है और उसमें रेयर व महंगी मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। वो मेहमानों से कहती है कि उनके जहाज के साथ चाहे लड़ाई कितनी भी टफ क्यों न हो, वे शानदार दिखेंगे। उसकी ये बात काम कर जाती है और रॉयल आर्मी के सभी इच्छुक लोग 3rd फैक्ट्री के जहाज को अपने मेन वॉरशिप के रूप में खरीदने का डिसीजन करते हैं। नियास ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसका जहाज उससे बेहतर है और वो पूछती है कि कोई वॉरशिप की बजाय एक लग्जूरियस क्रूज क्यों चुनेगा। तीसरी फैक्ट्री की महिला जवाब देती है कि उनके जहाजों में भी एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए वेपन्स हैं, इसलिए वे भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना ही काफी नहीं है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ब्यूटीफुल भी होना होगा। नियास की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी कंपेटिटर के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए वो उसे बताती है कि अगर उनके जहाजों में रियल बैटल हुई तो 7th फैक्ट्री उन्हें भारी प्रॉफिट पर खरीद लेगी। गोरी लड़की उस पर हंसते हुए कहती है कि उनके जहाज कभी फेस टू फेस नहीं होंगे क्योंकि नियास के बनाए सिंपल और बोरिंग जहाज कोई नहीं खरीदेगा। नियास ये सुनकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है और हाथापाई करने को तैयार हो जाती है, लेकिन बैड लक से दोनों अपने घर में हैं और प्रोजेक्टर पर बातें कर रही हैं। नियास निराश हो जाती है क्योंकि अब उसका बॉस उसे डांटेगा और वो सोचती है कि क्या कोई वेल्दी है जो उनके वॉरशिप्स खरीदेगा। अचानक उसे लियाम की याद आती है जिसने हैंड ऑपरेटेड वॉर आर्मर पहनना चुना था और उसे लगता है कि वो बेवकूफ उसके लिए वॉरशिप्स भी जरूर खरीदेगा। इस बीच गाइड, वो बीमार स्ट्रेंज आदमी जो दूसरों की नेगेटिव फीलिंग से खुश होता है, धरती पर आम लोगों के साथ खेल रहा है। उसे उनकी नेगेटिव इमोशंस पसंद है, लेकिन वे बस भूख बढ़ाने वाली हैं और वो सचमुच लियाम की नेगेटिव फीलिंग्स का इंतजार कर रहा है, ये मानते हुए कि वो पहले से ही बहुत डेट में डूबा होगा। वो नेगेटिव फीलिंग्स की पहली डोज लेने का फैसला करता है और इमेजिनरी वर्ल्ड में प्रवेश करता है, लेकिन ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि लियाम ने उसका शहर बदल दिया है। अब वहाँ पेड़ पौधे नहीं है और कंस्ट्रक्शन काम स्मूथली चल रहा है। गाइड को इस पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि अब तो शहर और भी वर्स हो गया होगा। फिर वो सोचता है कि कम से कम लियाम को अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप से तो निराश होना ही चाहिए, क्योंकि उसने खुद यासू नाम के उस फ्रॉड को उसके पास भेजा था। वो उस यूजलेस स्वॉर्ड्समैन का पता लगाने जाता है और उसे एक बार में ड्रंक पाता है और शिकायत करता है कि उसका डिसाइपल कैसे एक टॉप क्लास स्वॉर्ड्समैन बन गया, जबकि वो खुद एक 3rd रेट स्वॉर्ड्समैन भी नहीं है। वो शिकायत करता है कि वो स्टूपिड ट्रेनिंग के तरीकों पर चलता रहा और किसी तरह एक मैजिक ट्रिक की नकल करके उसे रियल अटैक बना दिया। गाइड ये देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और सीधे लियाम से पूछता है तो पाता है कि अब वो हूबहू वही ट्रिक कॉपी कर सकता है जो यासू ने उसे पहली मुलाकात में दिखाई थी।
हालांकि लियाम इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यासू ने उसे ये दिखाने के लिए अपना लेवल कम कर लिया है और अगर वो अपनी पूरी पावर लगा दे तो वो 1 माइल दूर से भी टारगेट को काट सकता है। वो और हार्ड ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला करता है और स्वॉट प्ले करते हुए सोचता है कि जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ा था तो उसकी लाइफ कितनी बैडली शुरू हुई थी, लेकिन अच्छे लोगों के आने से वो सही चॉइस कर पाया। वो गाइड को यहाँ भेजने के लिए थैंक्स करता है और ये पॉजिटिव फीलिंग्स उस स्ट्रेंज को घुटनों के बल गिरा देती हैं क्योंकि पॉजिटिविटी के संपर्क में आने पर उसे दर्द होता है। वो तुरंत यासू की नेगेटिव फीलिंग्स को अपने हेल्थ के लिए ग्रहण कर लेता है और सोचता है कि लियाम इतना हैप्पी कैसे हो सकता है। उसे यकीन है कि उसने उसे यहाँ भेजकर कोई गलती नहीं की है और लियाम अभी जिस खुशी का सामना कर रहा है वो उसे और भी ज्यादा रुलाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है। कुछ दिनों बाद अमागी ने लियाम को बताया कि रॉयल आर्मी अपने वॉरशिप्स को लेटेस्ट मॉडल से रिप्लेस कर रही है और वे अब तक यूज किए जा रहे वॉरशिप्स को बेचने के लिए एग्री हो गए हैं। लियाम को ये डील पसंद आता है, लेकिन फिर अमागी उसे बताती है कि रॉयल आर्मी ने एक कंडीशन रखी है कि उन्हें कुछ रिजर्व ऑफिसर्स और सोल्जर्स को एक्सेप्ट करना होगा जो जल्द ही रिटायर्ड होने वाले हैं। लियाम को लगता है कि रॉयल आर्मी अनवांटेड लोगों को उन्हें सौंप रही है, लेकिन अमागी कहती है कि ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि भले ही सोल्जर्स सेकंड रेट हों, उनके पास उनके बेस्ट सोल्जर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है और उन्हें आर्मी में शामिल करने से बैनफील्ड एस्टेट को फायदा होगा। ये सुनकर लियाम डील पर आगे बढ़ने का फैसला करता है और गाइड उसके पास कुछ ट्रू और जस्टिस लविंग सोल्जर्स को भेजने का फैसला करता है जो एक इविल लॉर्ड को टॉलरेट नहीं करेंगे और उसके खिलाफ रिबेलियन करेंगे। दूसरी ओर यासू बार की अपनी जर्नी से ड्रंक है, लेकिन जब वो नियाज को अपने रूम के बाहर से पुकारते हुए सुनता है तो वो तुरंत सोबर हो जाता है। वो उसे अंदर बुलाता है और नियाज उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसने इतनी कम उम्र में लियाम को एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए ट्रेन किया है। यासू को लगता है कि वो उस पर दबाव डाल रही है, लेकिन नियाज सिर्फ लियाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती है ताकि वो उसके साथ बिजनेस कर सके। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी बातचीत के दौरान बनी रहती है और यासू को लगता है कि नियाज उसके हॉबीज और पसंद के बारे में जानना चाहती है, जबकि वो जानना चाहती है कि वो लियाम को उनके वॉरशिप्स खरीदने के लिए किस तरह का फ्री ऑफर दे सकती है। वो एक लड़के की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नियाज बार बार प्लीड करती है तो वो ऑफिस की महिलाओं के लिए अपनी पहचान रिवील कर देता है। खैर, नियाज को लगता है कि लियाम को यही पसंद है, इसलिए जब वो अगली बार उससे मिलने जाती है तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनती है जैसे यासू ने उसे बताया था। वो टिकटॉक थॉट की तरह बिहेव करने लगती है और उससे अपने शिप्स खरीदने के लिए कहती है, लेकिन लियाम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसने अभी अभी पुराने शिप्स और सोल्जर्स का एक पूरा दस्ता खरीदा है। ये जानने पर कि वो रॉयल आर्मी से शिप्स लाया है, नियाज थर्ड वेपन्स फैक्ट्री को भी उसके रास्ते में आने के लिए कोसती है, लेकिन वो लियाम को डेमो दिए बिना जाने से इनकार कर देती है। वो उसे अपनी फैक्ट्री के उन शिप्स के बारे में बताती है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं और वो उससे कहता है कि अगर वे इतने अच्छे हैं तो उन्हें रॉयल आर्मी को बेच दे। नियाज रोती है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन से उन्हें मना नहीं पाई। वो लियाम से उसके 100 शिप्स खरीदने की भी विनती करती है और कहती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो लोन लेकर बाद में चुका सकता है। लियाम लोन के बारे में सुनना नहीं चाहता, इसलिए नियाज अपनी इनर शवल को गले लगाने का फैसला करती है और उसे रिझाने लगती है। वो उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो टाइम याद आता है जब उसकी वाइफ भड़काऊ अंडरवेयर पहनती थी, लेकिन उसके लिए नहीं। नियाज रुकती नहीं है और आगे बढ़ती रहती है और लियाम उसे रोकने के लिए उसकी बात मान लेता है। वो उससे 300 वॉरशिप्स खरीदने का फैसला करता है क्योंकि अमागी उसे बताती है कि ये फ्यूचर में काम आएंगे और नियाज खुशी खुशी उन्हें उसके लिए तैयार करने दौड़ती है। बाहर वो अपने साथी से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि कैसे उसने एक रिच को 300 शिप्स बेचने के लिए बहकाया और ब्रायन और यासू दोनों ये सुन लेते हैं। ब्रायन को चिंता होती है कि लियाम एक हनी ट्रैप में फंस गया है, वहीं यासू गुस्से में है, ये सोचकर कि लियाम ने नियाज पर कंट्रोल किया है, जबकि वो उसकी टीचर को क्लियरली पसंद करता है। इसके तुरंत बाद नियाज लियाम द्वारा ऑर्डर किए गए 300 एडवांस्ड वॉरशिप्स पहुंचा देती है और साथ ही रॉयल आर्मी से खरीदे गए सेकंड हैंड वॉरशिप्स भी पहुंचते हैं। इस बीच यासू अभी भी नियाज द्वारा लियाम को फंसाने की कोशिश पर नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि ये लियाम की गलती है। उसे लगता है कि लियाम ने उसके लिए ऐसा करने के लिए उसे पैसे दिए थे और वो उसे इसके लिए माफ नहीं कर सकता। खैर, कोई तो उसकी नेगेटिव इमोशंस देखकर खुश है और वो है गाइड। वो चाहता है कि यासू लियाम पर और गुस्सा करे और फिर उसे इस तरह चोट पहुंचाए कि लियाम भी गहरी नेगेटिव फीलिंग्स से भर जाए। अपने टीचर की बदला लेने की इच्छा से अनजान लियाम 7th वेपन्स फैक्ट्री के लेटेस्ट वॉरशिप्स का इंस्पेक्शन करने जाता है और नियाज उसे वहां घुमाने के लिए मौजूद होती है। लियाम कहता है कि भले ही ये पूरी तरह से लग्जूरियस ना हो, लेकिन एक नया मॉडल अच्छी चीज है। नियाज उसे बताती है कि लग्जरी बेकार है, लेकिन लियाम जवाब देता है कि उसे वैसे भी इसकी जरूरत है। नियाज प्रिटेंड करती है कि उसने ये बात नहीं सुनी और उसे ऐश वाइपर नाम के वॉरशिप के बारे में बताना शुरू करती है।
वो एक कार सेल्समैन की तरह बिहेव करने लगती है और लियाम से कहती है कि वो पहले 3000 स्पेस किलोमीटर्स तक शिप को 25% से कम पावर पर चलाए और हर 5000 स्पेस किलोमीटर्स पर न्यूट्रिनो ऑयल बदले। वो उसे ये भी बताती है कि अगर वो शिप्स की रिपेयर के लिए उनकी फैक्ट्री से कांटेक्ट करेगा तो उसे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे उसे बेनिफिट होगा। और लियाम पूछता है कि क्या वो उसे वॉरशिप्स बेच रही है या कार्स। नियास ये भी इग्नोर करने का नाटक करती है और उससे रिसीट पर सिग्नेचर करने को कहती है। उसके बाद नियास फिर से एक वेश्या की तरह बिहेव करने लगती है और लियाम से उन पायरेट शिप्स को देने की डिमांड करती है जिन्हें उसने हाल ही में पकड़ा था। लियाम मना कर देता है और कहता है कि वो उन्हें भी अपने फ्लीट में शामिल करने की योजना बना रहा है, लेकिन वो लगातार विनती करती रहती है। अचानक अमागी को एक आइडिया आता है और वो लियाम से कहती है कि वे कुछ शिप्स नियास को दे सकते हैं और बाकी को रिपेयर करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर शिप्स बहुत खराब कंडीशन में है और कभी भी वर्क करना बंद कर सकते हैं। नियास कहती है कि वो खुशी खुशी उन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि पायरेट शिप्स एम्पायर के बाहर की अननोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सभी रिसर्चर्स उनका स्टडी करने के लिए ईगर हैं। लियाम को भी आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत अमागी और नियास को पायरेट शिप्स की जांच करने के लिए ले जाता है। वे पाते हैं कि इसका इंटीरियर उनके शिप से काफी अलग है और नियास को इसके कंट्रोल पैनल पर कई नए बटन्स मिलते हैं। लियाम की नजर एक स्टीयरिंग व्हील पर पड़ती है और उसे देखकर उसके अंदर का वन पीस वेब जाग उठता है। वो नियास से कहता है कि वो इस स्टीयरिंग व्हील को अपने वॉरशिप पर लगाना चाहता है और नियास उसे वार्न करती है कि ये यूजलेस होगा, क्योंकि इससे शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लियाम एक बच्चे की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है और कहता है कि कभी कभी इंसान वही चाहता है जो उसका दिल कहता है, भले ही वो यूजलेस हो। वो बस आ भरती है और ऐसा करने के लिए अग्री हो जाती है, लेकिन तभी उसे पायरेट शिप में एक बहुत ही यूनिक डिवाइस दिखाई देता है और वो उस पर ध्यान देने लगती है। लियाम उसकी बकबक से बोर्ड हो जाता है जब उसे कोने में एक चमकता हुआ क्रीचर गायब होता हुआ दिखाई देता है। वो उसके पीछे दौड़ता है और अमागी से कहता है कि उसे लगा कि उसने एक डॉग देखा है। अचानक वो उसी चमकते हुए डॉग को फिर से अपने सामने कॉर्नर में गायब होते देखता है और वो उसका पीछा करने का फैसला करता है। ये निशान उसे और अमागी को एक स्ट्रेंज रूम में ले जाता है और वो खुद को कंसोल से जोड़कर देखती है कि वो नेविगेशन रूम है। वो नेविगेशन डिवाइसेस को एक्टिवेट करती है और फ्लोर उन सभी जगहों के मैप्स में बदल जाता है जहां शिप गया है। उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स पूरे एम्पायर में शिप्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी अमागी को एक और भी अलार्मिंग बात नजर आती है। वो कहती है कि एक बार जब पायरेट शिप अपना अटैक कंप्लीट कर लेता है तो वो हमेशा एम्पायर की बाउंड्री पर स्थित एक वॉर्प गेट पर वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां से वो एम्पायर के क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एक छोटे वॉर्प का इस्तेमाल करता है। लियाम क्यूरियस हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या पायरेट्स का शिप किसी दूसरे एम्पायर में जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो एम्पायर की बाउंड्री पर स्थित बैटलफील्ड में जाता है। वो बताती है कि ये विभिन्न नेशंस और नोबल्स के लिए वॉर जोन रहा है और लियाम को एहसास होता है कि पायरेट्स इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस केओटिक क्षेत्र में कोई भी उन्हें पकड़ने की जहमत नहीं उठाता। फिर वो अमागी से पूछता है कि जब वे शॉर्ट वॉर्प का इस्तेमाल करते हैं तो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है, और वो कहती है कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है बल्कि उसे एक पैटर्न का आभास होता है। वो पैटर्न को डिकोड करना शुरू करती है और कुछ ही सेकंड्स में उसे पता चलता है कि शॉर्ट वॉर्प के लिए उनका डेस्टिनेशन एक अनयूजुअल क्लास वाला एक ईविल प्लैनेट है जो छोटे ब्लैक होल से भरे क्षेत्र में बहुत फास्ट घूमता है। वो कहती है कि ब्लैक होल का ग्रेविटी इस ऑर्बिट को वास्तव में अनप्रेडिक्टेबल बना देता है और पायरेट्स केवल इसलिए उस तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में पहले से नॉलेज होती है। लियाम अब सचमुच क्यूरियस है और वो कहता है कि ये ईविल प्लैनेट को छिपाने के लिए परफेक्ट जगह है। अमागी अग्री होती है और कहती है कि ये पायरेट्स का सीक्रेट बेस होगा, लेकिन लियाम उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ये निश्चित रूप से एक ट्रेजर आइलैंड है क्योंकि पायरेट्स हमेशा अपने रेड्स के बाद ट्रेजर आइलैंड्स पर रुकते हैं। वो अमागी से कहता है कि वो अपना फ्लीट तुरंत तैयार कर ले क्योंकि वे ट्रेजर हंट पर जा रहे हैं। दूसरी ओर पायरेट कैप्टन गॉज ने अपने उन साथियों को पकड़ लिया है जो लियाम से लड़ाई हारकर भाग गए थे। गॉज इस बात से एंग्री है कि उसके लोग एक गरीब और वीक लॉर्ड से हार गए और वो अनाउंस करता है कि वो खुद लियाम को क्रश करके अपना ऑनर वापस लाएगा। लेकिन उससे पहले वह वापस भागे हुए कावर्ड्स की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपने मेन को एम्पायर की बाउंड्री पर स्थित पुमोनिया गेट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसी समय लियाम और उसके सोल्जर्स भी अपनी शॉर्ट डिस्टेंस की टैंगल जर्नी पूरी कर लेते हैं और अपने सबसे नजदीकी टैंगल गेट पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें पुमोनिया गेट तक ले जाएगा। हालांकि वे इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि टैंगल गेट की मेंटेनेंस करने वाले ऑफिशियल्स उन्हें परमिशन नहीं देते। सुपरवाइजर लियाम से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उसे अपने व्हीकल्स के वेट और तय की गई डिस्टेंस के आधार पर टैंगल गेट्स का यूज करने के लिए टोल देना होगा। वो लियाम को क्लियरली बताता है कि 7000 वॉरशिप्स को एम्पायर की बाउंड्री तक टेलीपोर्ट करने का टोल काफी ज्यादा है और उसे एडवांस पेमेंट की जरूरत है क्योंकि उसे बैनफील्ड फैमिली की बाद में टोल चुकाने की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं है।
लियाम प्रॉमिस करता है कि लौटने पर वो पूरी अमाउंट चुका देगा, लेकिन सुपरवाइजर उसे बताता है कि उसके लौटने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर वो पायरेट्स के हाथों पकड़ा गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। लियाम रिटर्न से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपने सोल्जर्स को यहाँ लाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा है और वो अपना पर्स लाने में अपना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर वो एक कैरियन बन जाता है और कहता है कि वो मैनेजर से बात करना चाहता है। सुपरवाइजर उसे बताता है कि वो यहाँ सबसे हाईएस्ट पद है और लियाम उससे फेस टू फेस बात करने का फैसला करता है। अमागी को लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि अभी तो उनके बीच कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन लियाम उसे बताता है कि ह्यूमंस में एक यूनिक एबिलिटी होती है कि जब वे फेस टू फेस मिलते हैं तो एक दूसरे को बेटर समझ पाते हैं। इस बीच गोज और उसके पायरेट शिप्स पोमोनिया गेट पहुंच जाते हैं और उनके पक्ष के ऑफिशियल्स पहले से ही उसकी गिरफ्त में हैं। वो उन्हें नॉर्मल अमाउंट देता है और उन्हें वॉप गेट को उस लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए कहता है जहां लियाम के सोल्जर्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी तक इसकी नॉलेज नहीं है। उसी समय लियाम वॉप गेट अथॉरिटी के ऑफिस में है और वो सुपरवाइजर से कहता है कि वो उसके लिए गेट खोल दे क्योंकि उसके लौटने पर वो उसे जरूर पैसे देगा। हालांकि सुपरवाइजर अपने काम पर अड़ा रहता है और उसे समझाने की सारी कोशिशों को रिजेक्ट कर देता है। तभी उसे पायरेट्स के आने की अलर्ट मिलती है और वो लियाम से कहता है कि वो घर चला जाए क्योंकि उसे और भी काम है। लियाम इस बात से डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन तभी उसे फिर से चमकता हुआ डॉग अपने पीछे दौड़ता हुआ महसूस होता है और वो देखने का फैसला करता है कि आखिर क्या हो रहा है। इसी बीच पायरेट्स वॉप गेट में घुस जाते हैं और एक वर्म होल उन्हें दूसरी तरफ के गेट से जोड़ता है। गेट से गुजरते हुए गॉज अपने मैन से कहता है कि वे बैनफील्ड फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उनके पास जो कुछ भी है उसे लूट करेंगे। दूसरी ओर लियाम की तरफ का सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि इस बात की चिंता न करें कि वॉप गेट के दूसरी तरफ से कौन आ रहा है, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। हालांकि उसका सबऑर्डिनेट जानता है कि ये एक पायरेट क्रू है और वो लियाम के फ्लीट के बारे में चिंतित है जो इस समय वेटिंग एरिया में डिप्लॉयड है। सुपरवाइजर उसे वरी करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पायरेट्स का किसी वीक नोबल फैमिली को टारगेट करना नेचुरल है और उन्हें अपनी नोज वहां नहीं डालनी चाहिए जहां उनकी जगह नहीं है, क्योंकि उन्हें पायरेट से बहुत पैसा मिलता है। फिर वो कंट्रोल रूम में सभी को बताता है कि वे अब 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे ताकि वे कुछ भी न देखें और न ही सुने, और 30 मिनट्स ही पायरेट्स को गेट क्रॉस करने में लगेंगे। खैर, जैसे ही सभी कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं, लियाम चमकते डॉग का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कंट्रोल रूम में है और वॉप गेट पोमोनिया से जुड़ गया है तो वो अचानक खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सुपरवाइजर ने उसकी बात सबके सामने सुनने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो अचुंदेरा निकला जिसने आखिरकार चुपके से उसकी मदद की। लियाम को लगता है कि सब लोग कंट्रोल रूम छोड़कर इसलिए गए थे ताकि ये सीक्रेट रहे कि उन्होंने उसकी मदद की। वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वर्म होल की डायरेक्शन उल्टी है और वो इसे फिक्स करने का फैसला करता है। वो कंट्रोल पैनल पर बैठ जाता है और जोर से वर्म होल की डायरेक्शन उलट देता है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है और वर्म होल अलग हो जाता है, गोज और उसके फ्लीट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। तभी अमागी लियाम से कांटेक्ट करती है और उसे वापस लौटने के लिए कहती है क्योंकि अब उन्हें वॉप गेट यूज करने की परमिशन मिल सकती है। वो तुरंत लौटता है और पूछता है कि उन्हें परमिशन कैसे मिलेगी, और अमागी कहती है कि उसने हेल्प के लिए नियाज से कांटेक्ट किया था और उसने उन्हें बताया कि वे 7th वेपन्स फैक्ट्री को गारंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नियाज कहती है कि चूंकि उन्होंने अच्छा डील किया है इसलिए वो कम से कम उसके लिए ये तो कर ही सकती है, और लियाम ये सुनकर खुश होता है। चूंकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वो अपने फ्लीट को वॉप गेट में प्रवेश करने का ऑर्डर देता है। वे जल्द ही पोमोनिया गेट से बाहर निकल जाते हैं और लियाम अमागी को ऑर्डर देता है कि जैसे ही उनका पूरा फ्लीट इकट्ठा हो वो ट्रेजर आइलैंड तक एक शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी शुरू करे। दूसरी ओर पायरेट्स इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अब तक दूसरी तरफ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी भी वर्म होल में फंसे हुए हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि वे एक गेट के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे उससे बाहर निकलते हैं उन्हें एहसास होता है कि वे बर्बाद हो चुके हैं। लियाम के इलाके के पास जाने के बजाय पायरेट फ्लीट शाही आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पहुंच गया, जहां इस समय 70,000 रॉयल वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं। इस बीच लियाम का फ्लीट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वे शॉर्ट रेंज टैंगल का इस्तेमाल करके ट्रेजर आइलैंड तक पहुंचते हैं जो पायरेट्स के शिप से भरा पड़ा है। अमागी ने अनुमान लगाया कि ट्रेजर आइलैंड के आसपास 20,000 पायरेट शिप्स हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर शिप्स में खड़े और इनएक्टिव हैं क्योंकि उन्हें किसी के इतने पास आने की उम्मीद नहीं थी। ये लियाम के लिए अच्छी खबर है और वो अपने कॉम्बैट आर्मर पहनने का फैसला करता है और अमागी को बाकी सब मैनेज करने का ऑर्डर देता है। वो तुरंत फ्लीट को पायरेट्स के शिप्स पर फायरिंग करने का कमांड देती है। जैसे ही पायरेट्स के शिप्स तेजी से खत्म होते हैं, लियाम भी तैयार होकर बैटलफील्ड में उतर जाता है। वो उन पायरेट्स के खिलाफ लड़ता है जो उसके स्किल का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर अपने रॉकेट पंचेस का इस्तेमाल करके पायरेट्स के शिप्स पर अटैक करता है और उनके जरूरी वायर्स खींचकर उन्हें ब्लो अप कर देता है।
जल्द ही पूरा पायरेट फ्लीट खत्म हो जाता है और लियाम अमागी को ऑर्डर देता है कि वो सभी मेका सोल्जर्स को ट्रेजर प्लैनेट पर भेजे ताकि वे जो कुछ भी पाएं उसे कलेक्ट कर सके। लियाम और उसके मेका वॉरियर्स ट्रेजर प्लैनेट पर अटैक करते हैं, उसकी आउटर सरफेस को डिस्ट्रॉय करके अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। प्लैनेट के अंदर एक साइंटिस्ट घबरा जाता है क्योंकि लियाम की आर्मी के अटैक्स उनकी बची खुची डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कंट्रोल रूम की ओर जाता है जहां उसे पता चलता है कि उन पर अटैक हो रहा है और प्लैनेट के चारों ओर गार्ड्स दे रहे सभी पायरेट शिप्स नष्ट कर दिए गए हैं। इस बीच लियाम आखिरकार प्लैनेट के अंदर पहुंच जाता है और उसका सामना कुछ मेका आर्मर्स पहने पायरेट से होता है। वो उन्हें खत्म करने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जब तक उसकी आर्मी का कैप्टन वहां पहुंचता है तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। कैप्टन उसे बताता है कि उन्होंने अपनी तरफ के पायरेट्स का भी ध्यान रखा है और लियाम उन्हें ट्रेजर रूम की तलाश करते हुए रास्ता साफ करते रहने का ऑर्डर देता है। अचानक उसे फिर से चमकता हुआ डॉग दिखाई देता है और वो उसके फुटप्रिंट्स पर चलने का फैसला करता है। ये सही डिसीजन साबित होता है क्योंकि रास्ता उसे कंट्रोल रूम तक ले जाता है जहां साइंटिस्ट और उसके साथी तुरंत सरेंडर कर देते हैं। लियाम इस रिजल्ट से खुश है और साइंटिस्ट से सारा ट्रेजर सौंपने को कहता है। उगो उससे पूछता है कि उसे किस तरह का ट्रेजर चाहिए क्योंकि उसके पास वैल्यूएबल चीजें और पायरेट कैप्टन गोज द्वारा कलेक्टेड पेट्स हैं। लियाम सोचता है कि पहले देखा गया डॉग भी उन्हीं पेट्स में से एक होगा और वो साइंटिस्ट से उनके बारे में और पूछता है। वो सोचने लगता है कि लियाम भी गोज की तरह एक ट्विस्टेड प्रेडेटर है जिसे लोगों को अपने पेट्स बनाना पसंद है और अगर वो चाहे तो पेट्स को अपने ओबीडियंट डॉग्स बनाने की पेशकश भी करता है। लियाम को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती, इसलिए साइंटिस्ट उसे उस लेबोरेटरी में ले जाने का फैसला करता है जहां वो अपने सभी सब्जेक्ट्स को रखता है और उन्हें वे लड़कियां दिखाता है जो उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भयानक मॉन्स्टर्स में बदल गई हैं। एक सोल्जर को उल्टी आने लगती है क्योंकि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कैप्टन उसे वीक होने के लिए डांटता है, तभी लियाम आगे बढ़ता है और उसकी नजर एक स्पेशल टेस्ट सब्जेक्ट पर अटक जाती है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसकी नजर अच्छी है क्योंकि ये कैप्टन गोज की फेवरेट पेट है। वो बार बार चिल्लाता है कि ये लड़की उसकी उत्कृष्ट क्रिएशन है और लियाम को अपनी पिछली लाइफ याद आती है जहां उसके साथ इंसान से भी कम व्यवहार किया जाता था और वो निराश हो जाता है। वो किसी कमीने को दूसरों को इस तरह नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो साइंटिस्ट के सिर में गोली मार देता है जबकि वो चिल्ला रहा होता है। फिर वो कमरे में इधर उधर देखने लगता है, तभी ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली लड़की की आवाज जिसकी आंखें हथेलियों में है उस तक पहुंचती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और लियाम उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसने इस प्लैनेट पर कब्जा कर लिया है और इसके प्रभारी व्यक्ति को मार डाला है। ये सुनकर लड़की की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी सफरिंग खत्म होने वाली है। वो लियाम से विनती करती है कि वो उसकी और बाकी लड़कियों की तकलीफें खत्म कर दे क्योंकि वे फिर कभी ह्यूमन बनकर नहीं रह पाएंगी। हालांकि लियाम पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वो सबको बचाएगा और बदले में उन्हें उसका ये एहसान चुकाना होगा। वो ये कहकर चला जाता है, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वे एक डॉक्टर को बुलाएं और लड़कियों को उसके शिप तक पहुंचाएं ताकि उनका इलाज किया जा सके। लड़की उससे रुकने की विनती करती है क्योंकि वो जानती है कि उसे बचाया नहीं जा सकता और कैप्टन को उस पर दया आती है, लेकिन वो लियाम के सीधे ऑर्डर्स की अवहेलना नहीं कर सकता। वो उसे अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि लड़कियों का इलाज करना आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें अपने पूरे शरीर को रिवाइव करना होगा, जिसके लिए एक रेयर अमृत और कुछ बेहद स्किल्ड डॉक्टर्स की जरूरत होगी। वो कहता है कि इन सभी लड़कियों को बचाने की कीमत बिल्कुल भी चुकाई जा सकती है, लेकिन लियाम जवाब देता है कि वो अभी अच्छे मूड में है और कभी कभार कुछ अच्छे काम करने से कोई नुकसान नहीं होता। तभी उसे अमागी का मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया है कि उन्हें रियल ट्रेजर रूम मिल गया है और लियाम ये सुनकर खुश होता है क्योंकि उन्होंने लड़कियों के इलाज के लिए फीस का इंतजाम कर लिया है। इस बीच क्रिस्टीना नाम की वो लड़की जिसने लियाम से उसे मार डालने की भीख मांगी थी, अपनी बदकिस्मती के बारे में रोती रहती है। वो पवित्र राज्य की प्रिंसेस वॉरियर हुआ करती थी और पायरेट से लड़ने में उसकी उपलब्धियों पर सभी को गर्व था। हालांकि जब वो गॉज और उसके मैन से लड़ने गई तो उसे धोखे से पकड़ लिया गया और फिर पायरेट्स ने उसकी आंखों के सामने ही उसके होम प्लैनेट को उड़ा दिया। उसका परिवार घबरा गया क्योंकि पायरेट्स उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले संयुक्त गठबंधन के सोल्जर्स से बच नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि गठबंधन ने उनके साथ बिट्रेयल किया है। उनकी डिफेंस शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और जल्द ही पूरा प्लैनेट नष्ट हो गया। क्रिस्टीना इससे पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसकी बैड लक तो अभी शुरू ही हुई थी। उसके प्लैनेट को नष्ट करने के बाद गोज उसे और उसके साथियों को अपने ट्रेजर आइलैंड पर ले गया। जहां सब डरे हुए थे, वहीं क्रिस्टीना होप से डटी रही और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी मदद होगी। जब गोज उससे मिलने आया तो क्रिस्टीना ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो उसे अभी मार डाले क्योंकि वो डिसऑनर्ड जिंदगी जीने से बेहतर मरना चाहती है। पायरेट कैप्टन हंसते हुए बोला कि अगर वो चाहता तो उसे बहुत पहले ही मार देता, लेकिन उसने सबको जिंदा रखा क्योंकि वो उन सभी को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहता था। फिर उसने अनाउंस किया कि उसने अपना माइंड बदल लिया है और वो लड़कियों में से सिर्फ एक को फ्री करेगा।
उसने क्रिस्टीना से चूज करने को कहा और प्रेशर डालने पर उसने सबसे ज्यादा फ्राइटन लड़की को चुना। हालांकि ये एक डिस्गस्टिंग जाल साबित हुआ क्योंकि गोज ने क्रिस्टीना द्वारा चुनी गई लड़की को अपना पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया। उसने उसे उस साइंटिस्ट को दे दिया जो एक मल्टी लिम्ड मॉन्स्टर में बदल गया और उसके शरीर को काटने लगा। क्रिस्टीना अपना आपा खो बैठी और गोज से रुकने की विनती करने लगी, लेकिन वो बस हंसा और कहा कि अगर वो अभी रुक गया तो लड़की मर जाएगी। शॉक में आई क्रिस्टीना के पास उस इविल साइंटिस्ट को लड़की पर एक्सपेरिमेंट करने देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जल्द ही उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया और क्रिस्टीना को सहम कर देखते हुए गोज ने कहा कि वो जल्द ही और भी ज्यादा शानदार चीज में बदल जाएगी। उसने उससे पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और कहा कि उसे इसमें मजा आता है। उसने कहा कि उसका इतना अगली होना ठीक नहीं है, इसलिए वो ब्यूटीफुल लड़कियों को अगली मॉन्स्टर्स में बदल देता है और उन्हें पूरी तरह से टूटते हुए देखता है। जल्द ही उसने उसे घसीटकर एक्सपेरिमेंट की चेयर पर बिठा दिया और क्रिस्टीना अब हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने गॉज से रुकने की विनती की, बदले में कुछ भी करने का प्रॉमिस किया, लेकिन गॉज ने उस पर हंसते हुए कहा कि अब से वो उसकी सबसे फेवरेट पेट होगी। उसने कहा कि उसने जानबूझकर उसे पहले नहीं चुना क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो कितनी अगली हो जाएगी और उसे कितना बुरा लगेगा। फिर गोज ने साइंटिस्ट को आदेश दिया कि क्रिस्टीना की आईज निकालकर उसके हाथों में लगा दे ताकि वो बिना आईने के भी देख सके कि वो कितनी अगली है। क्रिस्टीना रोती चिल्लाती रही, लेकिन ये सब व्यर्थ था और वो एक अगली ग्रीन मॉन्स्टर में बदल गई और फिर उसकी बाकी लड़कियों का भी यही हश्र हुआ। वर्तमान में वापस लियम अपने होम प्लैनेट पर लौटता है और निया उससे मिलने आती है। उसे पायरेट्स के बेस पर उसकी जीत के बारे में पता चल गया है और वो उससे कुछ और वॉरशिप्स खरीदने के लिए कहती है। इस मौके का सेलिब्रेशन करने के लिए शिप्स का इस्तेमाल करती है। लियम उसे चीटिंग बंद करने के लिए कहता है, लेकिन निया कहती है कि उसके वॉरशिप्स यूजफुल थे और उसने रेट से अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इसलिए उसे कुछ और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो फिर से उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन लियम उसकी चालों में फंसने का मूड नहीं रखता, इसलिए उसे चुप रहने के लिए कहता है। जब उसकी सेडक्शन और ब्लैकमेलिंग प्लान्स फेल हो जाती हैं, तो निया लियम को याद दिलाती है कि उसने ही उसे वॉर्प गेट में एंट्री की परमिशन दिलाई थी और इस बार वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। वो अमागी से पूछता है कि वे मिले ट्रेजर से कितने शिप्स खरीद सकते हैं और वो कहती है कि जरूरी एक्सपेंसेस निकालने के बाद उनके पास 5000 शिप्स खरीदने के लिए इनफ मनी है। लियम ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन निया तुरंत बाहर भाग जाती है और कहती है कि वो उसके लिए 5000 शिप्स का ऑर्डर रेडी कर देगी। लियम उसका पीछा करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वो क्रेजी बिच इतने सारे शिप्स तैयार कर ले। उसी समय यासू गलियारों से गुजर रहा है और सोच रहा है कि इस बार लियम से और पैसे मांगने के लिए वो क्या बहाना बनाए। तभी निया वहां से गुजरती है, एक कॉलीग से फेस टाइम करती है और बताती है कि अपनी रेपुटेशन को डैमेज करने के बाद उसे लियम से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हमेशा की तरह यासू को लगता है कि लियम निया को अपना खिलौना समझ रहा है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जिससे गाइड बहुत खुश होता है, जो लियम के कुछ डीप नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने की उम्मीद में इधर उधर भटक रहा था। इस बीच लियम निया को ढूंढ रहा है, लेकिन यासू उसे पहले ही ढूंढ लेता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। वे ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हैं, जहां लियम की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसकी तलवार को हैवी बना दिया जाता है, इससे पहले कि उसे यासुओ के एक और इम्पॉसिबल ट्रेनिंग से गुजरना पड़े। इस बार यासुओ के पास डजन्स रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स हैं, जो लियम पर हर तरफ से और पहले से भी ज्यादा तेज गति से टेनिस बॉल्स दागते हैं। लियम उन पर रिएक्शन भी नहीं कर पाता और उसे लगातार हिट्स झेलने पड़ते हैं और फिर यासुओ उनकी पावर और बढ़ा देता है। लियम तुरंत जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि वो एक स्वॉर्ड से सारे अटैक्स को नहीं रोक सकता, लेकिन यासुओ उसे एक्सक्यूजेस बनाना बंद करने और खुद ही सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहता है। खैर, इससे लियम को पिछली बार की तरह मैजिक इस्तेमाल करने का आइडिया आता है, लेकिन इस बार वो इसे डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। वो अपने मैजिक को एक बैरियर में बदलने की कोशिश करता है और तुरंत इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही बैरियर सभी बॉल्स को रिफ्लेक्ट करता है, यासु हक्का बक्का होकर लियम को देखता है, फिर वो बैरियर का इस्तेमाल करके सभी बॉल्स को वापस उसी डायरेक्शन में भेज देता है जहां से वे आई थी और सभी ड्रोन्स नष्ट हो जाते हैं। फिर लियम अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और यासु से पूछता है कि क्या उसने अच्छा किया, लेकिन यासु को खुद कई बॉल्स लगी हैं। ये जानकर कि लियम वाकई एक जीनियस है और वो जल्द ही उसकी ट्रिक को समझ लेगा, वो घबरा जाता है। उसे पहले से ही पता है कि लियम ने करप्ट ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारा है और पायरेट्स के फ्लीट को अपने अधीन कर लिया है और उसे डर है कि अगर लियम को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे मार डालेगा। ऐसा कुछ होने से पहले ही वो भागने का फैसला करता है और वहां से चलने लगता है। लियम पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और यासुओ कहता है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। वो उससे कहता है कि उसने उससे सब कुछ सीख लिया है और अब उसे बस अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्वॉर्ड्समैनशिप का रास्ता एंडलेस है। लियम चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं चाहता और उसे अभी भी उससे ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेकिन यासुओ उस पर चिल्लाता है और उसे स्पॉइल्ड होने का नाटक बंद करने के लिए कहता है।
वो कहता है कि अपने स्किल्स के बावजूद वो खुद भी एक स्टूडेंट है और इसका मतलब है कि उसे लगातार इम्प्रूव करते रहना होगा और लियम का उससे चिपके रहना उसके लिए ठीक नहीं है। यासुओ फिर लियम की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसने ऑफिशियली ग्रेजुएट कर लिया है और अब वो फ्लैश टेक्निक का मास्टर है। वो उसे बताता है कि एक मास्टर होने के नाते स्वॉर्ड्समैनशिप की आर्ट को पूरे यूनिवर्स में फैलाना उसका ड्यूटी है और लियम खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है, यासुओ अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। दूसरी ओर लियम को पहले कभी इतनी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हुई थी। उसका डेट कम हो रहा है, उसका इलाका फ्लरिशिंग है, उसने कुछ पायरेट्स को भी हरा दिया है और अब उसके बॉस ने भी उसके स्किल्स को मान लिया है। वो इन सब के लिए गाइड का शुक्रिया अदा करता है और लियम की पॉजिटिव इमोशन से पूरी तरह तबाह होने से पहले ही वो ट्विस्टेड साइको किसी दूसरी दुनिया में भाग जाता है। कुछ हफ्ते बाद लियम उस आदर्श इविल लॉर्ड के बारे में सोचने लगता है जो वो बनना चाहता है। वो मानता है कि एक इविल लॉर्ड के पास पावर, वेल्थ और खूबसूरत औरतों का हरेम होना चाहिए। पावर के लिए वो यासु की बदौलत पहले ही फ्लैश टेक्निक में मास्टरी हासिल कर चुका है और अब उसे बस वेल्थ और औरतों की जरूरत है। तभी अमागी वहां आती है और बताती है कि थॉमस नाम का एक व्यापारी उससे मिलने आया है। लियाम उसे अंदर बुला लेता है क्योंकि वो थॉमस का इंतजार कर रहा था जो उसके द्वारा मांगी गई गोल्ड बार्स लेकर आया है। गोल्ड बार्स देखकर लियाम बेहद खुश होता है क्योंकि ये उसकी इविल लॉर्ड की जरूरतों की लिस्ट में दूसरी चीज को पूरा करता है, भले ही इस दुनिया में गोल्ड का कम वैल्यू है। थॉमस उसे पायरेट्स के खिलाफ जीत पर कांग्रेचुलेट करता है और लियाम को अंदाजा हो जाता है कि इसके पीछे कोई हिडन मोटिव है। वो सीधा मुद्दे पर आने को कहता है और थॉमस बताता है कि उसे एक डेंजरस रूट से गुजरना है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए लियाम के फ्लीट से कुछ शिप्स चाहिए। वो कहता है कि सिर्फ 100 शिप्स काफी होंगी, लेकिन लियाम क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उसे इतना रिस्की रूट क्यों लेना है। थॉमस बताता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पूरा ट्रेड रूट पायरेट्स के हमलों से प्रभावित है और कई मर्चेंट्स को भारी नुकसान हुआ है। लियाम उसकी चिंता समझकर अमागी से पूछता है कि क्या वे मर्चेंट दल के साथ 100 शिप्स भेज सकते हैं। अमागी बताती है कि वे शिप्स भेज सकते हैं और इसे अपने सोल्जर्स के ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्तें सुनकर लियाम मान जाता है और बदले में थॉमस वादा करता है कि अगली बार और गोल्ड लेकर आएगा। थॉमस के जाते समय वो अपने ड्राइवर से कहता है कि लियाम के इन्वेस्टमेंट से बैनफील्ड क्षेत्र तेजी से डेवलप हो रहा है। वो उसकी रूलिंग क्षमता से प्रभावित है, लेकिन गोल्ड के प्रति उसका जुनून उसे अजीब लगता है क्योंकि इस मेटल का खास वैल्यू नहीं है। थॉमस सोचता है कि शायद लियाम बस एक्सेंट्रिक है, लेकिन लियाम तो गोल्ड बार्स देखकर लिटरली ड्रूल कर रहा है। बटलर ब्रायन कहता है कि ये अच्छी बात है कि व्यापारी उसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और रिश्वत देते हैं, लेकिन उसे गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मांगनी चाहिए। लियाम मानने से इनकार करता है और अमागी से कहता है कि गोल्ड बार्स को प्रोसेस करके उसके लिए एक लग्जूरियस बाथरूम बना दे। इससे उसकी दूसरी शर्त पूरी हो जाती है और अब बस हरेम बनाना बाकी है। वो ब्रायन को आदेश देता है कि बैनफील्ड क्षेत्र की सभी ब्यूटीफुल वुमेन को इकट्ठा करे ताकि वो बेस्ट चुन सके। साथ ही वो एक ग्रैंड हॉल को एंटरटेनमेंट रूम में बदलने का प्लान करता है। जैसे ही रोबोट मेज रेनोवेशन शुरू करती है, लियाम ब्रायन से कहता है कि वो अल्टीमेट लग्जरी के लिए वाइन से भरा एक पूल और चारों ओर जूसी मीट पिलर्स लगाएगा क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में एक मांगा में ऐसा सीन देखा था। ब्रायन को समझ नहीं आता कि लियाम इतना वियर्ड क्यों है, लेकिन वो ऑर्डर्स फॉलो करता है। दूसरी ओर अमागी ऑब्जेक्शंस देती है। लियाम कहता है कि वो बैनफील्ड फैमिली का हेड है, इसलिए अपने पैसों का यूज अपनी मर्जी से कर सकता है। अमागी मान लेती है, लेकिन बताती है कि अल्कोहल पूल खतरनाक है क्योंकि फ्यूम से एक्सप्लोजन हो सकता है। लियाम कहता है कि वो अल्कोहल कम कर देगा, लेकिन अमागी कहती है कि उसमें तैरना स्टिकी होगा और पीना अनहाइजीनिक। लियाम काउंटर करता है कि वाटर प्यूरिफायर्स हैं, लेकिन वो बताती है कि प्यूरिफायर्स अल्कोहल भी हटा देंगे। ब्रायन बीच में कूदकर कहता है कि वो अपने मास्टर को इतना अनहाइजीनिक काम नहीं करने देगा। वो मीट टांगने का विरोध करता है और अमागी कहती है कि प्रोसेस्ड मीट से होल ग्रोसरी शॉप लगेगा और रॉ मीट से बुचर शॉप। फिर भी लियाम हरेम बनाने पर अड़ा है। अमागी इसे गुड आइडिया कहती है और ब्रायन भी कहता है कि एक नोबल और बैनफील्ड हेड के पास हरम होना चाहिए। लियाम को एहसास होता है कि विमेन के साथ रहने के लिए उसे इविल लॉर्ड बनने की जरूरत नहीं। ब्रायन फिर जोर देकर कहता है कि लियाम को तुरंत हरम बनाना चाहिए और एयर्स पैदा करने चाहिए। लियाम चिढ़ जाता है, लेकिन खुश है कि किसी को आपत्ति नहीं। वो कहता है कि उन्हें तुरंत सुंदर महिलाओं की तलाश शुरू करनी चाहिए। ब्रायन पूछता है कि हैरम कितना बड़ा चाहिए और ड्रामेटिक टोन में लियाम कहता है 100 वुमेन। ब्रायन हैरान होता है, लेकिन उसकी सोच के विपरीत ये नंबर उसे कम लगता है। अमागी भी इस बात से एग्री करती है, कहती है कि उन्होंने 10,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है और वो फर्स्ट बैच के पहले 1000 लोगों को बुलाने की प्लान बना रही है। ये सुनकर लियाम थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन ब्रायन उसे बार बार प्रेस करता है। कहता है कि उसे अपने हरेम में ज्यादा से ज्यादा औरतें रखनी होंगी ताकि वो उनमें से अपने लिए परफेक्ट लड़की ढूंढ सके। वो लगातार उसे कहता है कि जल्दी से लाइफ पार्टनर ढूंढ ले,
लेकिन लियाम साफ कहता है कि अमागी ही उसके लिए आइडियल महिला है और वो हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। जहाँ तक हरेम की बात है, अमागी उसे लिस्ट देती है और कहती है कि जिसे भी पसंद करे उसे राइट स्वाइप कर दे और वे उसे तुरंत पैलेस में बुला लेंगी। वो बताती है कि कोई भी महिला उसके हरेम में शामिल होने का इनविटेशन पाकर लकी महसूस करेगी क्योंकि वो इस रीजन का मास्टर है। लेकिन यही बात लियाम को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। वो अमागी और ब्रायन से कहता है कि उसे ऐसी महिलाएं नहीं चाहिए जो इस रोल में खुशी खुशी आ जाए। इसके बजाय वो एक विकेट लॉर्ड बनना चाहता है और महिलाओं को अपने हरम का हिस्सा बनने के लिए फोर्स करना चाहता है, चाहे उन्हें ये पसंद हो या नहीं। ब्रायन उसकी सोच से शॉक्ड है, लेकिन लियाम पीछे हटने को रेडी नहीं है। वो उन्हें कहता है कि कुछ ब्यूटीफुल महिलाएं खोजो जो उससे हेट करती हों, क्योंकि वही उसकी विकेट लॉर्ड बनने की इच्छा को पूरा कर सकती हैं। कुछ दिन बाद लियाम खुद अपने इलाके में कुछ औरतों को चुनने के लिए निकलता है। पहली बार वो अपनी एस्टेट से बाहर जा रहा है और उसे यहाँ की कल्चर का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि जब तक वो डिस्गस्टिंग बिहेवियर करता रहेगा, महिलाएं उससे नफरत ही करेंगी। वो पहली ही क्यूट लड़की से बात करने की सोचता है, लेकिन हैरान होता है कि वो भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि वो दिखने में हैंडसम है। वो लड़की पूछती है कि क्या उसे सच में उसके जैसी कोई चाहिए और फिर अपनी नाक की नथनी से एक बबल उड़ाती है। लियाम को ये ग्रोस लगता है, लेकिन फिर देखता है कि आसपास की सभी लड़कियों के पास भी ऐसी नथनी है जिससे बबल्स निकलते हैं। वो पूछता है कि ये क्या है और वो बताती है कि ये वुमेन के बीच लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है। ये देखकर लियाम की उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाती है और वो घर लौट जाता है, लेकिन अपने लिए एक नथ खरीद लेता है। तभी अमागी और ब्रायन वहां आ जाते हैं और उसे महिलाओं में पॉपुलर ये एक्सेसरी पहने देखकर हैरान रह जाते हैं। लियाम साय करते हुए कहता है कि अगर उसके इलाके की महिलाएं इतनी सिली चीज को फैशनेबल समझती हैं, तो उनकी चॉइस बहुत पुअर है। अमागी कहती है कि नाक के बबल्स वाली नथनी एक्चुअली बहुत क्यूट है और उसे दिखाने के लिए कहती है, लेकिन लियाम रिफ्यूज कर देता है। फिर वो नथनी को क्रश कर देता है और कहता है कि ये डिस्गस्टिंग है और तुरंत लोगों को इसे पहनने से बैन कर देता है। वो कंप्लेन करने लगता है कि उसके इलाके का फैशन सेंस उसकी उम्मीद से बहुत लो है, क्योंकि उसे लगा था कि लड़कियां टाइट ड्रेसेस पहनेंगी, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां साइंस फिक्शन और मैजिक दोनों हैं। लेकिन उसे मिली बस नथनी वाली लड़कियां जिनके नाक से स्लाइम बबल्स निकल रहे थे। और तो और जब उसने विमेन को फुल बॉडी लेटेक्स स्विमसूट्स पहने देखा जिसमें स्किन का एक भी हिस्सा नहीं दिख रहा था, तो उसका दिल टूट गया। अमागी बताती है कि ये लोग सनरेज से बचने के लिए फॉलो किया जाने वाला नया ट्रेंड है। वो समझाती है कि ये बैनफील्ड रीजन की कल्चर है जहां लोग अपना फैशन खुद सेट करते हैं। लियाम मानने से इनकार करता है कि ये उसके इलाके का फैशन है और अनाउंस करता है कि वो फैशन इंडस्ट्री बदल देगा। वो अमागी को ऑर्डर देता है कि कुछ डिजाइनर्स और ब्यूटीफुल गर्ल्स को हायर करो ताकि लोग उन्हें अच्छे कपड़ों में देखकर इंस्पायर्ड हों। और बड़ा स्टेटमेंट देने के लिए वो एम्पायर की सबसे पॉपुलर मॉडल को हायर करने का डिसाइड करता है, लेकिन अमागी बताती है कि उसकी फीस उनके ईयरली बजट के बराबर है। लियाम तुरंत मॉडल को हायर करने का आइडिया छोड़ देता है, लेकिन अभी भी वो ब्यूटीफुल वुमेन को महल में लाना चाहता है ताकि वो उन्हें अपने पसंद के आउटफिट्स पहना सके। अमागी कहती है कि महल में काम करने के लिए ब्यूटीफुल दिखना जरूरी है और यहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स अट्रैक्टिव हैं। लियाम को एहसास होता है कि ये सच है और फिर अमागी और ब्रायन बताते हैं कि वो सर्वेंट्स को अपने बेडरूम में ले जाकर उनसे खेल सकता है, क्योंकि उन्होंने जॉब लेते समय ये कंसेंट दी थी। हालांकि लियाम इस थॉट से खुश है, लेकिन एक इविल रूलर के तौर पर ये उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और वो सोचता है कि क्या वो सच में इतना रूथलेस बन सकता है। दूसरी ओर प्रिंसेस क्रिस्टीना, जिसे लियाम ने पायरेट्स के बेस से बचाया था, महंगे ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो गई है। जब वो होश में आती है और अपना बॉडी पहले जैसा पाती है, तो उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, क्योंकि उसे डेकेड्स तक मॉन्स्टर जैसा रखा गया था। वो खुश है, भले ही ये सिर्फ ड्रीम हो, लेकिन डॉक्टर बताता है कि ये ड्रीम नहीं है। उन्होंने उस पर एलिक्सर का इस्तेमाल किया है, एक मिराकुलस मेडिसिन जो किसी भी डिजीज और इंजरी को क्योर कर सकती है। क्रिस्टीना शॉक में पूछती है कि इतनी एक्सपेंसिव दवा उस प्रिंसेस पर क्यों खर्च की गई जिसकी होमलैंड नष्ट हो चुकी है। डॉक्टर बताता है कि ये सब लियाम की वजह से हुआ, जिसने हॉस्पिटल बनवाया, डॉक्टर्स को रखा और पायरेट्स द्वारा पकड़ी गई सभी लड़कियों के इलाज के लिए एलिक्सर मंगवाया। क्रिस्टीना ये सुनकर स्पीचलेस हो जाती है और फिर डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर को मूव करने का रिहैब काफी टफ होगा। वो कहती है कि वो कुछ भी करने को रेडी है और डॉक्टर उसे लियाम का मैसेज देता है कि उसे अपना डेट चुकाना होगा। क्रिस्टीना लियाम के बारे में सोचती है और कैसे उसने उसे हेल से बचाया, और वो उसे अपना मास्टर मानकर उसकी सर्विस करने का फैसला करती है। जल्द ही लियाम का क्षेत्र रैपिड ग्रोथ करने लगता है और लोग मजाक में कहते हैं कि उनके पास करने के लिए बहुत वर्क है और कमाने के लिए बहुत मनी। गाइड, जो लियाम से नाखुश किसी को ढूंढने की डेस्परेट कोशिश कर रहा है, सोचता है कि आखिर उसने क्या मिस्टेक की और हर कोई उतना गरीब और दुखी क्यों नहीं है जितना होना चाहिए। वो जल्दी से उस मिलिट्री बटालियन की ओर बढ़ता है जिसे लियाम को रॉयल आर्मी से मिले पुराने शिप्स के साथ तैनात किया गया था। उसने पहले ही इंश्योर कर लिया था कि कुछ वफादार और ऑनेस्ट सोल्जर्स अपने क्रूअल मास्टर के खिलाफ रिबेलियन शुरू करने के लिए यहाँ आएंगे।
लेकिन सभी ने लियाम के प्रति लॉयल्टी की शपथ ली, क्योंकि बाकी नोबल्स के विपरीत वो सच में पायरेट्स के खिलाफ खड़ा होता है और अपने सैनिकों के साथ फेयर व्यवहार करता है। इसके बाद वो यासू का हालचाल पूछता है, जो एक क्लब में अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है, सोचते हुए कि अब अगर उसे इस स्कैंडल के बारे में पता भी चल जाए तो भी वो यहाँ लियाम से सेफ रहेगा। लेकिन उसने ये कहकर अपनी किस्मत को चैलेंज कर दिया, क्योंकि टीवी पर तुरंत न्यूज आ गई कि लियाम को पायरेट्स के बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए रॉयल आर्मी से ऑनर मेडल मिला है। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में लियाम यासू को इतनी पावर हासिल करने में मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। ये सुनकर यासू पैनिक हो जाता है, समझते हुए कि लियाम की वजह से वो अब भी अपनी कैपेसिटी से बाहर की चीजों में घसीटा जा रहा है। गाइड फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इस बीच पायरेट कैप्टन गोस कुछ हजार जहाज गंवाकर भी अपने फ्लीट के ज्यादातर हिस्से को लेकर रॉयल आर्मी से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। उसे पीछे छोड़े गए लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो सोच रहा था कि उसका फ्लीट बैनफील्ड टेरिटरी की ओर जाते हुए इंपीरियल आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कैसे पहुंच गया। उसे शक था कि वॉप गेट वालों ने उसके साथ बिट्रेल किया था और वो अपने असिस्टेंट को उन्हें सबक सिखाने का आदेश देता है। लेकिन तभी उसके पास गाइड प्रकट होता है और कहता है कि वो गुस्सा गलत लोगों पर निकाल रहा है। गाइड अपनी पावर का इस्तेमाल करके गोसे को कंट्रोल में कर लेता है और बताता है कि असली टारगेट लियम है, जिसने उसके ट्रेजर आइलैंड पर हमला किया था। गोसे तुरंत अपना आदेश बदल देता है और क्रू को लॉजिस्टिक्स रिफिल करने का कहता है। प्लान के मुताबिक जैसे ही वे तैयार होंगे, वे बैनफील्ड टेरिटरी में लूटिंग और डिस्ट्रक्शन के लिए निकल पड़ेंगे। गाइड इससे खुश होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि गोसे अपने स्ट्रॉन्ग फ्लीट की वजह से लियम को आसानी से हरा देगा। इसी बीच लियम अपनी मैंशन में ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा है। उसकी रोबोट मेट्स उसे घेर कर हर छोटी छोटी बात पर परेशान कर रही हैं, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा इससे सैटिस्फाइड नहीं है। वो मागी से कहता है कि वो सोच रहा है कि एक ईविल किंग किस तरह का फूड खाता होगा। उसके हिसाब से एक ईविल किंग ढेर सारा मीट खाता है और ब्यूटीफुल वुमेन उससे और उसके आदमियों से क्लिंग करती हैं। और मागी उससे पूछती है कि क्या वो अभी लेक ऑफ लिकर और टावर ऑफ मीट बनाने की प्लान पर है, तो लियम कहता है कि उसने वो आइडिया छोड़ दिया है। मागी पूछती है कि क्या वो और खाना चाहेगा या ऑफिसर्स को लंच पर बुलाना चाहता है, लेकिन लियम को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मागी को लगता है कि लियम चाहता है कि खाने के वक्त ब्यूटीफुल वुमेन उसकी सर्विस करे, और वो पूछती है कि क्या उसे उसके पॉसिबल हरम की लिस्ट में से कुछ वुमेन बुलानी चाहिए। लियम पूछता है कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अमागी कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं। लियम गुस्सा होकर पूछता है कि क्या उसे कोई दूसरी औरत मिल सकती है, तो अमागी जवाब देती है कि उसके पास अभी पहली भी नहीं है, इसलिए ग्रामर के हिसाब से दूसरी कैसे होगी। लियम कहता है कि उसके पास वो है, लेकिन अमागी कहती है कि वो टेक्निकली औरत नहीं है क्योंकि वो रोबोट है। लियम को मनचाहा आंसर नहीं मिलता, तो अमागी कहती है कि उसे हेयर पैदा करने के लिए रियल वाइफ की जरूरत है, लेकिन उसे जो अच्छा लगे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लियम को फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि पायरेट्स के ट्रेजर ने उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है। उन्होंने अपने डेट्स का बड़ा हिस्सा चुका दिया है और कुछ इंटरेस्ट भी बचाया है। लियम हैरान होता है कि उसके पिता और दादा ने इतना लोन लिया था कि पायरेट्स का खजाना भी उसे पूरा नहीं चुका पाया। अमागी कहती है कि उनका टेरिटरी स्टेडीली ग्रो कर रहा है और जल्द ही डेट्स खत्म हो जाएंगे। लियम साई करते हुए कहता है कि उसने सोचा था कि इविल लॉर्ड बनने के बाद वो पैसे खुद पर खर्च करेगा, लेकिन पहले उसे लोन्स रीपे करने होंगे। अमागी पूछती है कि एक इविल किंग के तौर पर वो क्या करना चाहेगा। लियम कहता है कि शायद उसे लोगों को परेशान करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। अमागी वार्निंग देती है कि शॉर्ट टर्म में तो इनकम बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टेरिटरी की ग्रोथ को हर्ट करेगा। लियम फिर साई करता है और अमागी पूछती है कि क्या वो अपने करंट लाइफ से डिससैटिस्फाइड है। वो कहता है कि वो काफी सेटिस्फाइड है, उसके पास पावर है, वेल्थ है और अमागी भी है। आगे चलकर वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल लाइफ एंजॉय करने के लिए करेगा, चाहे नतीजे कुछ भी हों। उसे लगता है कि अमागी उसकी बात समझेगी नहीं, लेकिन वो अग्री करते हुए कहती है कि भले ही वो उसके ड्रीम्स या एम्बिशंस को न समझे, वो हमेशा उसके साथ रहेगी और इंश्योर करेगी कि वो उन्हें हासिल करे। तभी ब्रायन थ्रोन रूम में दौड़ता हुआ आता है और लियम को अर्जेंट न्यूज देता है। पायरेट्स ने उन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है और उनके शिप्स सोलर सिस्टम के एज पर इकट्ठा हो रहे हैं। रेडार देखकर लियम को लगता है कि पायरेट्स का इस तरह ओपनली वॉर डिक्लेयर करना अनयूजुअल है, क्योंकि वे ज्यादातर कनिंग और कावर्डली होते हैं। अमागी कहती है कि शायद वे उन्हें टाइम दे रहे हैं ताकि लोग उनसे और डरें। वो समझाती है कि चूंकि लियम ने उनका ट्रेजर लूट किया है, वे प्रॉपर रिवेंज लेना चाहते हैं और बस किल कर देना उनके स्टाइल में नहीं है। लियम अग्री करते हुए कहता है कि जो साइको अपने प्रिजनर्स को टॉर्चर करता है और उनके बॉडीज में बदलाव करता है, वो बदला लेने का कोई ट्विस्टेड तरीका जरूर अपनाएगा। अमागी आगे कहती है कि अगर उन्होंने औपचारिक रूप से वॉर डिक्लेयर की है तो उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस है।
ये सुनकर लियम थोड़ा चिंतित हो जाता है और ब्रायन मिलिट्री लीडर्स के साथ मीटिंग बुलाने का फैसला करता है। मीटिंग में ब्रायन सभी को पायरेट कैप्टन गोज के बारे में बताता है जिसके ट्रेजर आइलैंड पर उन्होंने रेड किया था। वो बताता है कि गोज एक डेंजरस समुद्री डाकू के रूप में जाना जाता है और एम्पायर ने उसके सिर पर भारी बाउंटी रखी है। लियाम पूछता है कि क्या उन्हें और कुछ पता है और ब्रायन बताता है कि गोज ने डिमांड की है कि वे उसके आइलैंड से लूटा गया सारा खजाना वापस कर दें। इसके अलावा वो अच्छे दिखने वाले लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये सुनकर लियाम को गुस्सा आ जाता है और जहां ब्रायन सोचता है कि ये अपने लोगों की चिंता की वजह से है, वहीं लियाम असल में जेलस है। गोज अपनी पावर का मिसयूज करके धन उगाही और लोगों का अपहरण कर रहा है और यही तो एक टिपिकल दुष्ट सरदार का काम है। चूंकि पायरेट्स का कैप्टन उससे भी ज्यादा रूथलेस है, इसलिए लियाम फैसला करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इस बीच उसका एक मिनिस्टर सुझाव देता है कि वे पायरेट से नेगोशिएशन करें क्योंकि बैटल में वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। लेकिन मिलिट्री जनरल उसकी बात से अग्री नहीं होता। वो कहता है कि अगर वो उनकी डिमांड्स मान भी ले तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पायरेट्स उन्हें छोड़ देंगे और दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। लियाम पायरेट्स के शिप्स की संख्या के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उनके पास 30,000 जहाजों का बेड़ा है, जबकि उसकी नेवी इस समय केवल 5,000 जहाज तैनात कर सकती है। सेनापति कहता है कि उन्हें अपने प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि उन्हें बात करनी चाहिए और एम्पायर से हेल्प का इंतजार करना चाहिए। दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन लियाम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गोज पर रखी बाउंटी के बारे में सोचने लगता है, जो एक अमाउंट तो है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उसके 30,000 जहाजों के फ्लीट से लड़ने का रिस्क लिया जा सके। वो कहता है कि अगर उसकी बाउंटी ज्यादा होती तो शायद वो कोशिश करता। अमागी कहती है कि उसके पास एक सजेशन है। वो बताती है कि उन्होंने पहले पकड़े गए पायरेट्स के जहाजों का इस्तेमाल करके कुछ वॉर सिमुलेशन चलाए थे और उसके अनुसार जीतने की उनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3.8% है। ये सुनकर ब्रायन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि अगर 7th वेपन फैक्ट्री का स्पेशल हथियार पूरा हो जाता तो शायद उनके पास चांस होता। जैसे ही वो लियाम को इसके बारे में बताना शुरू करता है, समय अचानक फ्रीज हो जाता है। लियाम अमागी को जगाने की कोशिश करने के बाद इसकी पुष्टि करता है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है, ये सोचकर कि क्या होने वाला है। अचानक गाइड उसके सामने अपीयर होता है। लियाम उससे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आया है और बताता है कि उसके पास अभी अर्जेंट काम है। गाइड कहता है कि वो जानता है कि लियाम पायरेट्स को लेकर वरीड है और बताता है कि उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया था, हालांकि ये इंश्योर करने के लिए कि लियाम को उस पर अभी शक ना हो और वो बाद में ही टूट जाए। वो कहता है कि उसने ये अपने बेनिफिट के लिए किया था। गाइड कहता है कि चूंकि लियाम का इलाका डेट में डूबा हुआ है, इसलिए उसने पायरेट्स को उससे लड़ने के लिए बुलाया है। वो लियाम से कहता है कि अगर वो पायरेट्स को डिफीट कर देता है तो उसे अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारने के लिए ढेर सारा ट्रेजर मिल सकता है। लियाम जवाब देता है कि उसने ट्रेजर आइलैंड से सब कुछ पहले ही ले लिया है, लेकिन गाइड उसे बताता है कि ये टोटल ट्रेजर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। वो उसे गोज को हराकर सारा ट्रेजर और ग्रेट ऑनर पाने के लिए कहता है। वो लियाम से कहता है कि उसने उसके लिए सब कुछ प्री प्लान किया था और इसीलिए उसने उसे एक रिच के बजाय एक पुअर छोटे नोबल के रूप में रीइंकार्नेट किया। वो कहता है कि अगर वो हार्डशिप्स का सामना करेगा और पावर में ऊपर उठेगा तो उसे ग्लोरी प्राप्त होगी। ये सुनकर लियाम का चेहरा ब्राइटन हो उठता है और वो गाइड को उसके बारे में इतना सोचने के लिए थैंक्स कहता है। ये कहकर गाइड चला जाता है और समय फिर से चलने लगता है। ब्रायन अचानक लियाम को नए वेपन के बारे में बताना पूरा करता है। 7th फैक्ट्री विकसित हो रही थी, लेकिन लियाम को उसका लंबा नाम पसंद नहीं आया। खैर, वो अनाउंसमेंट करता है कि वे पायरेट कैप्टन गोज और उसके फ्लीट को डिफीट करेंगे। मिनिस्टर उसे बताता है कि ये सही डिसीजन नहीं है, लेकिन लियाम उसे याद दिलाता है कि डिसीजन लेने का पूरा राइट उसके पास है और उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जल्द ही प्रिपरेशंस पूरी हो जाती हैं और ब्रायन अभी भी इस बात से नर्वस है कि जैसे ही उनका इलाका स्टेबल होने की राह पर था, वे पायरेट से वॉर करने जा रहे हैं। अमागी उसे काम रहने के लिए कहती है क्योंकि वे अभी हारे नहीं हैं और लियाम ने पायरेट से लड़ने का सही डिसीजन लिया है। ब्रायन उसे याद दिलाता है कि उसने खुद एनालिसिस किया था कि पायरेट्स के खिलाफ उनकी जीत की संभावना लगभग 4% है, लेकिन अमागी जवाब देती है कि उसके डेटा के अनुसार गोस्ट पायरेट्स का दल सरेंडर करने के बाद भी पूरे प्लैनेट्स को मिटा देता है। वो कहती है कि जीतने की सिर्फ 4% चांस भी हार मानने से बेहतर है और ब्रायन सोचता है काश लियाम 100 ईयर्स पहले पैदा होता, क्योंकि तब उनके पास पायरेट से लड़ने की पूरी तैयारी होती। खैर, लियाम सोचता है कि प्रिपरेशन का समय कमजोरों के लिए होता है। असली वॉरियर्स वो हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। वो अपनी फ्लीट के साथ पायरेट से लड़ने निकल पड़ता है और उन्हें जल्दी से वेल्थ और फेम कमाने का एक और मौका देने के लिए थैंक्स कहता है। हालांकि गाइड को पूरा यकीन है कि लियाम हार जाएगा
और वो उम्मीद करता है कि गोज उसे अपना पेट बना ले ताकि उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। उसे लगता है कि पिछली लाइफ में जो कुछ भी उसने सहा है उसके बावजूद उस पर भरोसा करना लियाम की बिगेस्ट मिस्टेक है। वो ईगरली इंतजार करता है कि लियाम का ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड नफरत में बदल जाए ताकि वो उन इंटेंस नेगेटिव इमोशंस का मजा ले सके। इस बीच गोज को खबर मिलती है कि लियाम अपने क्रू के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है और वो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए बेताब हो जाता है। वो आदेश देता है कि जो कोई भी लियाम को अलाइव पकड़ ले उसे रिवॉर्ड दिया जाए क्योंकि वो उसे टॉय बनाने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर लियाम के अंडर सैनिकों को बैटल के बारे में सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन उन्हें उस पर ट्रस्ट है। हालांकि 3 दिन बीत जाने और एक्शन शुरू न होने पर लियाम जल्दी ही बोर्ड हो जाता है। वो पूछता है कि वे अभी से एक दूसरे पर फायरिंग क्यों नहीं शुरू कर देते और क्रू उसे बताता है कि वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन इस समय ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। वे उसे बताते हैं कि एनिमीज की संख्या के कारण वे पहले से ही नुकसान में हैं और लियाम समझ नहीं पाता कि असली लड़ाई शुरू होने से पहले ये कैसे पॉसिबल है। वो कहता है कि वे एनिमी को देख भी नहीं पा रहे हैं और जहाज का कैप्टन उसे बताता है कि स्पेस में अपने एनिमी शिप को देखना नियर कॉम्बैट के बराबर है। लियाम को मिलिट्री टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस फायरवर्क्स शुरू करना चाहता है। वो कहता है कि जब जहाज का रेडार उन्हें एनिमी के आने की चेतावनी दे तो उन्हें तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। क्रू तुरंत कंफर्म करता है कि उनके फ्लीट के नीचे 500 एनिमी शिप्स दिखाई दिए हैं और लियाम को आश्चर्य होता है कि पायरेट्स ने उन पर हमला करने के लिए सिर्फ 500 शिप्स क्यों भेजे। क्रू से बताता है कि ये शिप्स उन सोल्जर्स के हैं जिन्होंने पायरेट्स के सामने सरेंडर कर दिया था और बचने के लिए उनके साथ ज्वाइन होना पड़ा। वे बस डिस्पोजेबल पॉन्स हैं जिन्हें लियाम के फ्लीट को तोड़ने के लिए अटेंशन डाइवर्जन के रूप में भेजा गया है। लियाम गूज पर अपने क्रू के सबसे लो रैंक मेंबर्स को बेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नाराज है, लेकिन जैसे ही वे उस पर हमला करते हैं वो एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इससे क्रू फॉर्मेशन में एक छोटा गैप बन जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गोज अपने फ्लीट को एडवांस करने का आदेश देता है। जवाब में लियाम की फोर्सेस पीछे हटने लगती हैं और गोज को लगता है कि वे उनसे डर गए हैं। उसका फ्लीट उनका पीछा करता है, लेकिन तभी अचानक आगे के शिप्स मैजिकली हिडन कुछ माइन से टकरा जाते हैं। एक्सप्लोजन से शिप्स को नुकसान पहुंचता है, लेकिन गोज को इसकी परवाह नहीं क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं। वो आगे के शिप्स को आदेश देता है कि वे सभी माइन से टकराकर उन्हें क्लियर कर दें और इससे लियाम और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। इसके तुरंत बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोज का फ्लीट अपनी सुरक्षा के लिए बैरियर शिप्स का इस्तेमाल करता है। लियाम के पक्ष को नुकसान होने लगता है और मिलिट्री ऑफिसर्स अपने फ्लैगशिप के चारों ओर भी बैरियर्स लगाने का आदेश देते हैं। लियाम पूछता है कि क्या हो रहा है और ऑफिसर उसे बताते हैं कि वे उसे सेफ रखने के लिए एनिमी की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि लियाम को अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स की ज्यादा चिंता है जो बैरियर के सामने होंगे और एनिमी फायर के सीधे निशाने पर होंगे। ऑफिसर उसे बताता है कि उनकी प्रायोरिटी उसे सेफ रखना है और इसके लिए वे कितने भी सोल्जर्स की बलि देने को तैयार हैं। वो लियाम को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे स्ट्रैटेजी पर चलें और लड़ाई को लंबा खींच दें तो रॉयल आर्मी एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट्स भेज सकती है। लेकिन लियाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ऐलान करता है कि वो एक रूथलेस किंग है जो अपनी हर चीज फोर्स से लेता है और एक बार जो चीज उसकी हो जाए उसे वो कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है कि शिप्स और फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे सोल्जर्स सब उसके हैं और वो अपनी अनुमति के बिना किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं करने देगा। वो आदेश देता है कि उसका कोई भी सोल्जर उसे बचाने या टाइम बाय करने के लिए अपनी जान न दे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता। वो घोषणा करता है कि वे पायरेट्स को तुरंत क्रश कर देंगे और वो अपने मैन का नेतृत्व करने के लिए बैटल में उतरेगा। लियाम अमागी को अपना मेचा आर्मर तैयार करने का आदेश देता है और जब मिलिट्री ऑफिसर आर्ग्यू करने की कोशिश करता है तो लियाम उसे बताता है कि उसे डिमोट कर दिया गया है और उसकी जगह अमागी इस फ्लीट की कमांडर है। अमागी तुरंत काम में लग जाती है और जीतने की बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाती है। वो सभी शिप्स को एडवांस करने का आदेश देती है और आर्मी ऑफिसर्स ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लियाम उन्हें अपनी मेड रोबोट की बात सुनने के लिए कहता है क्योंकि अब वही बॉस है और ये कहकर वो बैटल के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच अमागी हेल्म संभालती है और सभी शिप्स को फुल स्पीड से आगे बढ़ने और उसके लीड का पालन करने को कहती है। ऑफिसर्स को लगता है कि एक रोबोट को फ्लीट का लीड देना मिस्टेक है क्योंकि वो उनके फ्लैगशिप को फ्रंटलाइन में ले जा रही है, लेकिन अमागी उन्हें बताती है कि एक बार लियाम बैटलफील्ड में पहुंच जाए तो उन्हें इसे और सेफ रखने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि उन्हें इसका इस्तेमाल लियाम की सेफ्टी के लिए करना चाहिए क्योंकि ये उनका स्ट्रॉन्गेस्ट शिप है और टॉप ऑफिसर्स उसके डिसीजन मेकिंग और लॉयल्टी से प्रभावित होते हैं। वे उसके डिसीजंस का सपोर्ट करते हैं और जैसे ही फ्लीट आगे बढ़ता है लियाम को भी स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। फिर वो शॉर्ट रेंज वॉक का इस्तेमाल करके पायरेट्स के क्रू के ठीक बीच में पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या लियाम किसी शिप को एक्सप्लोड कर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए सुसाइड अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो सभी को वॉक गेट से निकलते शिप पर एम करने का आदेश देता है, लेकिन वो शॉक में रह जाता है जब देखता है कि केवल लियाम ही अपनी मेचा नाइट में दिखाई देता है। वो आसानी से पायरेट्स के शिप्स के अटैक्स को डॉज करता है और उन्हें शूट करना शुरू कर देता है और तभी उसका फ्लीट भी बैटलफील्ड में पहुंच जाता है।
वे अपने सभी मेचानाइट्स डिप्लॉय करते हुए पायरेट्स के शिप्स पर फायर शुरू कर देते हैं और गॉस भी अपने मेचानाइट्स भेजकर जवाब देता है। लेकिन वे लियाम के सामने कुछ नहीं कर पाते, जो आसानी से उनकी संख्या को श्रेड करता है और फिर पायरेट्स के शिप्स पर हमला करने के लिए अपनी प्लाज्मा कैनन्स बुलाता है। उसके ब्रूटल अटैक्स की बदौलत पायरेट्स की फॉर्मेशन टूटने लगती है और अमागी को एक ओपनिंग दिखाई देती है। वो सभी शिप्स को पायरेट्स की फॉर्मेशन के बीच से तेजी से निकलने का आदेश देती है और इस बीच मेकानाइट्स आपस में लड़ते रहते हैं। लियाम की प्लाज्मा कैनन्स का एम्यूनिशन खत्म हो जाता है। तभी अचानक एक हाई रैंक पायरेट नाइट उस पर हमला कर देता है। लियाम इस नए एनिमी के साथ मजे करने का फैसला करता है, जो थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है, और जब वो एक पायरेट नाइट से स्वॉर्ड्स क्लैश करता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी स्किल्ड है। पायरेट नाइट भी उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप से प्रभावित होकर पूछता है कि वो किस स्कूल में ट्रेन था। लियाम जवाब देता है कि उसने पाथ ऑफ फ्लैश से शिक्षा ली है, दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारबाजी स्टाइल। लेकिन पायरेट वॉरियर उसे बताता है कि अपने वर्षों के अनुभव में उसने इस नाम को कभी नहीं सुना। वो इसे नकली टेक्निक कहकर मजाक उड़ाता है। लियाम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और एक स्पेशल मूव चलाता है। उस चाल से पायरेट तुरंत मारा जाता है, लेकिन तभी उसे रिग्रेट होने लगता है। अगर सब दुश्मन एक ही मूव में मर गए तो पाथ ऑफ फ्लैश की महानता का नाम कौन फैलाएगा। तभी और पायरेट नाइट्स उसे घेर लेते हैं और ताने कसते हैं कि वो तो बस एक गरीब लॉर्ड है, पर इतना ताकतवर है। लियाम को गुस्सा आता है क्योंकि उसे पॉपर कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो फिर से अपनी अल्टीमेट मूव चलाता है और सबको खत्म कर देता है। बार बार वही मूव इस्तेमाल करते हुए वो दर्जनों दुश्मनों को काट गिराता है, लेकिन तभी उसका मीका आर्मर अलर्ट देता है कि उसका राइट आर्म डैमेज हो गया है ज्यादा जोर डालने से। लियाम समझता है कि उसका आर्मर उसकी फाइनल स्किल के साथ सिंक नहीं कर पा रहा। तभी और दुश्मन नाइट्स उस पर टूट पड़ते हैं। वे चारों ओर से उस पर हमला करते हैं और शील्ड्स खोकर लियाम घिर जाता है। उसके सोल्जर्स भी पीछे धकेले जाने लगते हैं और अमागी कैलकुलेशन करती है। अब उनकी जीत की संभावना बस 1% बची है। ये जानते हुए भी लियाम पूरी ताकत से लड़ता रहता है, मगर ये काफी नहीं। जल्द ही वो खुद को पूरी तरह सराउंडेड पाता है। तभी अचानक रीइंफोर्समेंट पहुंचती है और उसके पीछे के दुश्मन नाइट्स एक ही ब्लास्ट में ढेर हो जाते हैं। लियाम सोचता है अब बैटलफील्ड में कौन आ गया। जैसे ही स्मोक और एक्सप्लोजन्स कम होते हैं वो प्रिंसेस क्रिस्टीना को देखता है अपने मैक नाइट के साथ। हालांकि उसका रिकवरी अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वो लियाम की मदद करके उसका कर्ज चुकाना चाहती है। उसके साथ पूरी एलीट यूनिट भी होती है। वे तुरंत बैटलफील्ड में कूदते हैं और क्रिस्टीना दुश्मनों को एनिहिलेट करने का आदेश देती है। उनकी यूनिट दुश्मन नाइट्स ही नहीं बल्कि उनके शिप्स तक को डिस्ट्रॉय करने लगती है। यहाँ क्रिस्टीना का असली रूप दिखता है। उसके सुंदर चेहरे के पीछे छिपी है ब्लड थर्स्टी मैडनेस, जिसे पायरेट्स को क्रश करने में मजा आता है। लियाम उसके स्किल से प्रभावित है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि स्पॉटलाइट उससे छिन जाए। वो अपना रॉकेट पंच निकालता है और उसे चलाने के बजाय मैक में फिट कर लेता है। उसे अपना नया हाथ बना लेता है। जैसे ही वो उसे कंट्रोल करता है उसे एक स्पेसशिप का हिस्सा दिखता है। वो अपने लेजर से उसे एक विशाल तलवार में बदल देता है। अब अपनी नई स्ट्रॉन्ग आर्म और लेजर स्वॉर्ड के साथ लियाम एक और अल्टीमेट स्ट्राइक छोड़ता है। उसके प्रहार से न सिर्फ पायरेट नाइट्स बल्कि पूरे बैटलशिप्स तक नष्ट हो जाते हैं। एक ही बार से पायरेट्स की पूरी फ्लीट हिल जाती है। वे डर के मारे कांप उठते हैं। अमागी कैलकुलेट करती है कि अब जीत की संभावना 83% तक बढ़ गई है। वो पूरे फ्लीट को आदेश देती है कि एनिमी के एक स्पेसिफिक हिस्से पर फोकस फायर करें। इस बीच लियाम अपनी वन यूज आर्म छोड़ देता है, दूसरी तलवार समन करता है और सीधे गोस के फ्लैगशिप की ओर दौड़ता है। उसका इरादा है उसे पकड़ना और पूरी गैलेक्सी में अपना नाम चमकाना। वो रास्ते में पायरेट्स को ऐसे काटता है मानो बटर हो और हंसते हुए कहता है कि इनके बाउंटीज इकट्ठे करके पॉकेट मनी कमाना बहुत आसान है। प्रिंसेस क्रिस्टीना पूरी तरह उसकी डिवोटी बन चुकी है और हर दिन उसकी पूजा करने की कसम खाती है। लेकिन जैसे ही कुछ और पायरेट नाइट्स उस पर वार करते हैं उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। वो एक वांग ब्लड हंग्री बीस्ट में बदल जाती है। लियाम उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका फोकस सिर्फ पायरेट्स को क्रश करना और उनसे बदला लेना है, जिन्होंने उसकी पिछली लाइफ को दुखों से भर दिया था। तभी अमागी चेतावनी देती है कि ऊपर से एक और एनिमी स्क्वाड आ रहा है। पायरेट्स उस पर मिसाइल दागते हैं, लेकिन लियाम वो डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट कर देता है जो उसने यासु के ट्रेनिंग के दौरान सीखा था और सब रोक देता है। जैसे जैसे वो एनिमी फ्लीट को डिस्ट्रॉय करता जाता है उसकी ओन आर्मी के ऑफिसर्स और क्रू इंस्पायर्ड होते जाते हैं। वे सोचते हैं अगर लियाम किसी नोबल हाउस में पैदा नहीं हुआ होता तो बस एक ऑर्डिनरी टीन होता। वो एक गरीब कर्ज में डूबे नोबल फैमिली में पैदा हुआ था जहां पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और हालात बदल दिए। ऑफिसर्स को लगता है कि उन्हें रॉयल आर्मी से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन ये एक्चुअली ब्लेसिंग निकला क्योंकि अब उन्हें इतना केपेबल लीडर मिला। वे भावुक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी लॉर्ड को फ्रंट लाइंस पर अपनी प्रजा के लिए जान रिस्क करते नहीं देखा। इस बीच लियाम फ्लैगशिप तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करता है सपोर्टिव शिप्स अपनी शील्ड्स एक्टिवेट कर देते हैं और उसके अटैक्स रोक देते हैं। ऊपर से पायरेट्स जैमिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो बैरियर क्रॉस भी नहीं कर पा रहा। लियाम फ्रस्ट्रेटेड होता है। तभी अमागी उसकी मदद का फैसला करती है। वो पूरे फ्लीट को आदेश देती है फुल स्पीड अहेड और अपनी फायर पावर को बैरियर पर कॉन्सेंट्रेट करो। ऑफिसर्स तुरंत कमांड पास करते हैं और जैसे ही फ्लीट रेंज में आता है सब शिप्स एक साथ बैरियर्स पर फायर करते हैं।
शील्ड टूट जाते हैं और रीजेनरेट होने से पहले ही फ्लैगशिप अपनी एनर्जी बीम्स छोड़ देता है, जिससे दुश्मन के ब्लॉकर्स नष्ट हो जाते हैं और बैरियर में छेद बन चुका है। लियाम तुरंत मौका पकड़कर आगे बढ़ता है फाइनल स्ट्राइक के लिए। कैप्टन गोज अपने आदमियों को अवरोध की रक्षा करने के लिए कहता है, लेकिन लियाम के सैनिक और क्रिस्टीना भी उसके साथ हो लेते हैं। जब तक पायरेट शील्ड की मरम्मत कर पाते हैं तब तक लियाम उसे पार कर चुका होता है और वो इस तरफ के पायरेट्स का भी नाश करना शुरू कर देता है। गोज ये देखकर चौंक जाता है कि कोई एक बूढ़े मिचा नाइट की मदद से उसके सैनिकों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन ये जानकर उसे गुस्सा आ जाता है कि वही मिचा नाइट उसके खजाने वाले ग्रह को लूटने में शामिल था। तभी उसका सहायक उसे बताता है कि लियाम की बाकी सेनाएं भी उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं और उनके मेका नाइट्स अब उनसे जूझ रहे हैं। वो पूछता है कि क्या किया जाए और गोज उसे बताता है कि अपनी शान के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो नहीं चाहता कि दुनिया उसे कम आके। वो सहायक को तुरंत उस इलाके को खाली करने का आदेश देता है और उसे निर्देश देता है कि वो इस बारे में केवल अपने बेड़े के शीर्ष अधिकारियों को ही सूचित करे, बाकी लोगों को यहाँ छल करने के लिए छोड़ दे। गोज फिर अपने सभी जहाजों को आदेश देता है कि वे दुश्मन नाइट्स पर बिना किसी चिंता के गोलियां चलाएं। वो उन्हें दुश्मनों का सफाया करने के लिए कहता है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही सहयोगियों को क्यों न मारना पड़े। हालांकि लियाम सभी हमलों को चकमा देकर मेन पायरेट शिप की ओर बढ़ता है। गोज अपने सहायक को उन्हें तुरंत बाहर निकालने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, लियाम उसके जहाज तक पहुंच जाता है। लियाम अपनी प्लाज्मा कैनन को बुलाकर जहाज को नष्ट कर देता है और गोज इमरजेंसी एस्केप पॉड्स का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वो एस्केप पॉड्स की ओर दौड़ता है, जलती हुई छत ढह जाती है। लियाम भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार देता है ताकि पायरेट्स को पता चल सके कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। तभी उसके सैनिक उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और लियाम उन्हें बताता है कि वे काम पूरा करने और लीडर को पकड़ने के लिए जहाज में घुस जाएंगे। कप्तान उसे बताता है कि ये रिस्की है क्योंकि वे अपना ही जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन लियाम को लगता है कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे ऐसा न कर पाएं, वो रॉकेट फिस्ट्स का एक समूह हवा में उछालता है और उन्हें कंट्रोल करके जहाज के मुख्य तारों को तोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसके साथ ही वो मेका नाइट से बाहर निकलता है और अपने सैनिकों को पायरेट्स के जहाज के पास ले जाता है। जहाज की टो लेते हुए लियाम को एक दरवाजे के पीछे छिपे कुछ पायरेट्स दिखाई देते हैं और उसके सैनिक तुरंत उस दिशा में गोलियां चला देते हैं। वे उन पायरेट्स को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं जो स्पेशल कॉम्बैट सूट्स पहने हुए थे, जो सेंसर्स द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती। और लियाम ये सुनकर खुश होता है क्योंकि इसका मतलब है कि गोज के पास बहुत पैसा है और वो पैसा जल्द ही उसका होने वाला है। वो जहाज के अंदर अपनी जर्नी जारी रखता है, लेकिन तभी उसका ग्रुप दुश्मन के मर्सनरीज के एक दस्ते से टकरा जाता है। दुश्मन दस्ते का लीडर उसे बताता है कि वे कभी नोबल्स के अधीन काम करते थे और वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। लियाम केयरलेसली उनके पास जाता है और फिर दुश्मन सैनिक अचानक से कट जाते हैं, बिना किसी को ये देखे कि लियाम अपनी तलवार निकाल रहा है। उसके सैनिक हैरानी में उसका पीछा करते हैं और कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हुए वे सभी दुश्मनों को तेजी से हरा देते हैं। वे वहां मौजूद सभी मुख्य अधिकारियों को मार गिराते हैं, लेकिन गोज का सहायक ये कहते हुए सरेंडर कर देता है कि गोज उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो लियाम से कहता है कि भले ही वो ताला ना खोल पाए, फिर भी वो उसे ट्रेजर रूम तक ले जा सकता है और उम्मीद करता है कि ये उसकी जान के लिए काफी होगा। लियाम अब दिलचस्पी लेता है और अपने सैनिकों से कहता है कि उस सहायक को गोली ना मारें जो उसकी पीठ थपथपाने और साइड बदलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि वो अब लियाम जैसे महान सरदार के अधीन काम करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। इस बीच गाइड दूर से ये सब देख रहा होता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लियाम पायरेट्स के खिलाफ कोई मौका पा सकता है। उसे चिंता होती है कि अगर लियाम ये लड़ाई जीत गया तो वो उसके प्रति कितना आभारी होगा और ये निश्चित रूप से उसकी जान ले लेगा। इसे रोकने के लिए गाइड अपने रूल्स तोड़ने और दुनिया के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला करता है और गोज को एक स्पेशल पावर देता है ताकि वो स्थिति को बदल सके। इस बीच गोज भाग रहा है और लियाम से डर रहा है। वो जानता है कि हार मानने का कोई मतलब नहीं है और मौत के मुंह में भी वो अपनी जान के बदले अपना ट्रेजर नहीं छोड़ना चाहता। अचानक गाइड की शक्ति उसे पकड़ लेती है और उसे गहरी सांसें लेने पर मजबूर कर देती है, इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए कि क्या हो रहा है। गाइड उसके पीछे प्रकट होता है और उसे बताता है कि लियाम से बदला लेने और जिंदा बचने का ये उसका आखिरी मौका है और गोज खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे अपने अंदर बढ़ती हुई शक्ति और साहस का एहसास होता है और फिर अचानक वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। गाइड ये देखकर खुश होता है और उसे यकीन है कि इस रूप में लियाम गोज की स्किन पर खरोंच भी नहीं डाल पाएगा। हालांकि पायरेट्स के कप्तान के साथ अपनी शक्ति साझा करने के बाद वो थक जाता है, इसलिए वो आराम करने का फैसला करता है और अपने डायमेंशन का एक दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजे में प्रवेश करता है, एक लाइट स्फीयर बिना किसी की नजर में आए बाहर निकलता है और एक गोल्डन डॉग का रूप ले लेता है। इस बीच लियाम और उसके सैनिक पायरेट्स पर गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसने गोल्डन डॉग को गायब होने से पहले ही देख लिया था। सैनिक उसे बताते हैं कि उनके आसपास कोई जीव नहीं है और लियाम को अपने पिछले जन्म के पेट डॉग की याद आती है, जो उसके उन कुछ दोस्तों में से एक था जिसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। मन में पुरानी यादों की मीठी कड़वी भावना लिए वो डॉग का पीछा करने का फैसला करता है।
उसे वहां गोज द्वारा गिराया गया एक गोल्डन क्यूब मिलता है और वो तुरंत उसे अपने ट्रेजर में शामिल करने का फैसला करता है। जब वो अपने आदमियों को ये समझा रहा था कि गोल्ड सबसे अच्छा क्यों है, तो उसने एक बार फिर गोल्डन डॉग को भागते हुए देखा और इंस्टिंक्टिवली उसका पीछा करने लगा। जल्द ही वो एक डेड एंड पर पहुंच गया, लेकिन उसकी इंट्यूशन ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने आदमियों को दीवार पर गोली चलाने का आदेश दिया और दीवार टूट गई और प्राचीन वस्तुओं से भरा एक हिडन रूम सामने आया, जहां सैनिक खुश होते हैं क्योंकि एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स उन्हें देखकर खुश करती हैं। वहीं लियम को लगता है कि वे ज्यादातर फेक होंगी, लेकिन तभी एक सोर्ड उसका ध्यान खींचती है और कुछ प्रैक्टिस के बाद वो उसे इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। तभी उसे अपने सोल्जर्स से एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया है कि उनका सामना एक ऐसे सुपरनैचुरल मॉन्स्टर से हुआ है जो जेम्स गन के सुपरमैन से भी ज्यादा बुलेट प्रूफ है। गोज गोलियों और रॉकेट लॉन्चर्स का सामना करते हुए सोल्जर्स को पीटता रहता है और उनसे कहता है कि वे लियम को उसके पास लाएं ताकि वो उसे अपने हाथों से खत्म कर सके। सैनिक लियम को तुरंत शिप से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गोज उन्हें टॉर्चर करने का फैसला करता है जब तक वे उसे उस लड़के तक न पहुंचा दे। हालांकि तभी लियम वहां पहुंच जाता है और पीछे से गोज पर अटैक कर देता है। उसके अटैक्स का मॉन्स्ट्रस पायलट कैप्टन पर कोई असर नहीं होता और यहाँ तक कि लियम भी मानता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेजर चेंबर से मिली स्वॉर्ड निकालता है, लियम एक ही बार में गोज का आर्म काट देता है। गोज उसकी स्वॉर्ड छीनने के लिए उसे थीफ कहता है, लेकिन लियम कामली जवाब देता है कि अब सब कुछ उसका है। वो अपने फॉलन सोल्जर्स का बदला लेने का डिसाइड करता है और गोज की दूसरी आर्म भी काट देता है, लेकिन गाइड की शक्ति से गोज से तुरंत अपनी आर्म्स को टेंटिकल्स में बदल लेता है। वो उनसे लियम पर अटैक करता है, लेकिन वे भी आसानी से कट हो जाती हैं और लियम अपनी नई स्वॉर्ड से बहुत इंप्रेस्ड होता है। जैसे ही सोल्जर्स लियम की रक्षा के लिए उसके चारों ओर गैदर होते हैं, गोज को एहसास होता है कि वही उसका सबसे बड़ा एनिमी है। वो अपनी आर्म्स रीजनरेट कर फिर से उस पर हमला करता है। ये लियम तक पहुंचने के लिए इनफ नहीं है, जो अटैक से बच निकलता है और गोज को फिर से म्यूटिलेट कर देता है। पायरेट कैप्टन अपनी आइज पर विश्वास नहीं कर पाता और आखिरकार डर से भर जाता है। वो लियम से अपनी लाइफ स्पेयर करने की बेगिंग करता है और वादा करता है कि सारा ट्रेजर उसे दे देगा, लेकिन लियम कोल्ड टोन में कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो गोश पर टूट पड़ता है और कहता है कि उसका सारा ट्रेजर पहले से ही उसका है और अब गोश सिर्फ उसकी अचीवमेंट बन सकता है। लियम अनाउंस करता है कि वो उसे रॉयल आर्मी को सौंप देगा ताकि बाउंटी मिल सके। गोश घबरा जाता है। वो लियम को अपना हिडन ट्रेजर देने का वादा करता है जिसकी कीमत उसकी बाउंटी से भी ज्यादा है, लेकिन लियम कहता है कि ये बात वो रॉयल आर्मी से भी कहे क्योंकि इससे वे उससे और ज्यादा इंटरोगेशन करने में इंटरेस्टेड होंगे। ये सुनकर गोश फ्यूरियस हो जाता है और आखिरी बार हमला करता है, मगर लियम को इससे बचने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो उसका लेग काटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अब गोश अपनी पैंट्स में पेशाब कर देता है और लाइफ की भीख मांगता है, लेकिन लियम उसे जिंदा सरेंडर करने का प्लान करता है। हालांकि उसका आर्मी कैप्टन उसे बताता है कि गोश को जिंदा पकड़ना बहुत रिस्की होगा क्योंकि उसने पहले ही उनके बहुत से मैन मार दिए हैं। लियम कहता है कि अगर वो पायरेट कैप्टन को जिंदा पकड़ लेता है तो उसे ज्यादा बाउंटी मिलेगी, लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि ऐसे ब्रूटल क्रिमिनल्स के लिए अगर वे फाइट में मारे भी जाएं तो भी रिवॉर्ड उतना ही रहता है। ये लियम के लिए गुड न्यूज है और वो गोश की लाइफ लेने का डिसीजन कर देता है। लियम जल्द ही अपने शिप पर लौट आता है। हालांकि वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसे और इंटेंस फाइट की उम्मीद थी। वो बाकी काम जनरल पर छोड़ देता है और अमगी के साथ अपनी जीत का जश्न सेलिब्रेट करता है। इसके बाद लियम मर्चेंट थॉमस को बुलाता है ताकि गोश और उसके फ्लीट से मिले ट्रेजर की वैल्यू पता कर सके। थॉमस उसे एक एस्टिमेट देता है और लियम उसे मिलने वाली रकम देखकर इंप्रेस्ड होता है। अमगी कहता है कि वे इस अमाउंट से अपने डेट्स का बड़ा हिस्सा चुका पाएंगे। लियम हैरान रह जाता है। थॉमस उसे बताता है कि पायरेट्स द्वारा कैप्टिव बनाई गई लड़कियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस का डेवलपर क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा मांग रहा है ताकि डिवाइस और बेहतर बनाया जा सके। लियम कहता है कि वो लकी है क्योंकि उसे बेस्ट जवाब देने वाला यही मौजूद है। तभी क्रिस्टीना वहां पहुंचती है और लियम के सामने नील डाउन कर देती है। वो बताती है कि उसका रिहेबिलिटेशन पूरा हो गया है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। वो उसे इंटेंस नजरों से देखती है और कहती है कि उसने न सिर्फ उसे हेल से आजाद किया बल्कि उसे फिर से एक डिग्निफाइड इंसान की तरह जीने का मौका भी दिया। लेकिन लियम को उसकी बातें बोरिंग लगती हैं। इसके बजाय वो उससे कहता है कि वो उसे और मर्चेंट को ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बताए। क्रिस्टीना तुरंत मान जाती है और कपड़े उतारने लगती है और लियम से कहती है कि वो उसके बॉडी को देखे जो पूरी तरह नॉर्मल ब्यूटी में लौट आया है। लियम अनइंटरेस्टेड रहता है और उसे थॉमस को दिखाने को कहता है। बूढ़े मर्चेंट को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहता है कि इसे डिवाइस डेवलपर को ही दिखाना चाहिए। तभी नियास लियम को कुछ और वॉरशिप्स बेचने के लिए थ्रोन रूम में आती है। जैसे ही वो क्रिस्टीना को अंडरवेयर में देखती है, उसे डर लगता है कि कोई और लियम को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत आगे बढ़ती है, अपने कपड़े उतारती है और लियम से लिपट जाती है। कहती है कि वो उसकी पसंद किसी और से बेटर जानती है। लियम उसे बस दूर हो जाने को कहता है। तभी क्रिस्टीना अपनी स्वॉर्ड निकालकर नियास पर तान देती है और कहती है कि अगर उसे अपनी लाइफ की परवाह है तो लियम की बात माने। दोनों लड़कियां आपस में क्लैश कर रही हैं। तभी लियम को एक अननोन वॉइस सुनाई देती है जो उसे पुकार रही है। वो किसी और से डील नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आगे देखता है कि तीसरी वेपन फैक्ट्री से नियास की राइवल यूलिजिया उससे मिलने आई है। क्रिस्टीना और उसकी गर्ल गैंग द्वारा इस्तेमाल किए गए एडवांस्ड मेकानाइट्स उसी ने बेचे थे।
और अगर लियम को उनका परफॉर्मेंस पसंद आया तो वो उसे और मेकअप बेचने आई है। नियास उस ब्लॉन्ड को गोल्ड डिगर कहती है जो इतने दूर तक बेचने आई है, और लियम उसे हिपोक्रेट कहता है। यूलिजा उसकी बात इग्नोर करती है और लियम को कुछ 2000 मीटर लंबे वॉरशिप्स दिखाती है जो नोबल्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। वो तुरंत उनमें दिलचस्पी लेता है और अमागी से कहता है कि उन्हें एक खरीद लेना चाहिए, लेकिन अमागी उसे समझाती है कि इतना बड़ा वॉरशिप खरीदने के लिए उसे रॉयल फैमिली की परमिशन लेनी होगी। नियास उसे बताता है कि वो उसकी फैक्ट्री से छोटे बैटलशिप्स ले सकता है, लेकिन तभी क्रिस्टीना उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। उसी समय ब्रायन वहां पहुंचता है और लियाम को असली औरतों से घिरा देखकर भावुक हो जाता है। लियाम उसे समझाता है कि बकवास बंद करो और बताओ कि वो यहाँ किस लिए आया है। ब्रायन तुरंत बताता है कि गो के पायरेट्स दल को हराने की उसकी उपलब्धि के कारण उसे रॉयल फैमिली द्वारा सम्मानित किया गया है और इसी वजह से उसे कैपिटल प्लैनेट पर बुलाया गया है। लियाम जल्द ही राजधानी के पैलेस में जाता है और एक नौकर उसे गेस्ट रूम में इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं। लियाम उत्सुक होता है कि यहाँ उससे कौन मिलेगा, लेकिन जब उसके माता पिता उसके सामने आते हैं तो वो उन्हें पहचान भी नहीं पाता। उसके पिता बार बार ऐसा जताते हैं जैसे लियाम के लिए उनका चेहरा याद रखना सामान्य हो, जबकि उन्होंने 40 साल पहले उसे छोड़ दिया था। जब अमागी कहती है कि सामने वाला आदमी उसका पिता है, तभी लियाम को थोड़ी याद आती है। अमागी ये भी बताती है कि उसकी माँ और दादा दादी भी आए हैं और वो हैरान होता है क्योंकि वे काफी छोटे लग रहे हैं। वो उन पर तंज कसता है कि उन्होंने कभी पेरेंट्स का फर्ज पूरा नहीं किया और जैसे ही वो फेमस और सक्सेसफुल हुआ वे उसके पास आ गए। उसकी माँ हल्की हंसी हंसती है और फिर अमागी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि लगता है उसके पास अभी भी वही डॉल है जो उन्होंने उसे बचपन में गिफ्ट की थी। लियाम को उसकी आवाज़ पसंद नहीं आती और फिर वो औरत कहती है कि रॉयल पैलेस में गुड़िया लाना ठीक नहीं। उसके दादा दादी भी उसे ताना देते हैं कि वो बड़ा आदमी होकर भी एक डॉल साथ लेकर घूम रहा है। वे उसे कहते हैं कि उसे ये फेंक देना चाहिए और अमागी दूसरे कमरे में जाने का सोचती है, लेकिन लियाम आदेश देता है कि अमागी उसके पास ही रहे। वो खिड़की की ओर देखता है और ठंडे स्वर में अपने माता पिता से पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। वे बताते हैं कि सुना है कि हाल ही में उसे काफी धन मिला है, इसलिए वे चाहते हैं कि वो उनमें से कुछ उनके साथ बांट ले। वे कहते हैं कि उसका अलाउंस बढ़ा दिया जाए ताकि वे भी लग्जरी लाइफस्टाइल जी सके और फिर उसकी चापलूसी करने लगते हैं ताकि वो मान जाए। लेकिन लियाम अमागी से बस इतना कहता है कि मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाओ। उसके माता पिता उसे कृतज्ञ बच्चा कहकर भड़क उठते हैं। वे कहते हैं कि उसे उन्हें और धन देना होगा क्योंकि वे पहले ही कुछ महंगी चीजें खरीद चुके हैं। तभी लियाम गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो तलवार पिता की ओर तानते हुए कहता है कि यह जमीन और धन सिर्फ उसी का है और वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। वो उन्हें जाने के लिए कहता है। जाते समय वे शिकायत करते हैं कि उसकी परवरिश सही से नहीं हुई। उनके जाने के बाद लियाम अमागी से पूछता है कि क्या उसे अपने माता पिता का कर्ज चुकाना पड़ेगा। अमागी बताती है कि वो कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, लेकिन डेट कलेक्टर्स अंततः उसके पास आएंगे। वो सुझाव देती है कि वो उनका अलाउंस बढ़ा दे, लेकिन शर्त ये रखी जाए कि भविष्य में उसका उनसे कोई रिलेशन न रहे, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो वे ड्रामा खड़ा कर देंगे जो उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। लियाम इस डरावनी स्थिति से बचने के लिए उनके कुछ कर्ज चुकाने का फैसला करता है और अमागी से कहता है कि वही उसका असली फैमिली है। इस बीच गाइड ये सब देख रहा था और वो लियाम के परिवार का इस्तेमाल उसे नुकसान पहुंचाने के लिए करने का फैसला करता है। दूसरी ओर लियाम के माता पिता को मैसेज मिलता है कि उसका अलाउंस बढ़ जाएगा, लेकिन उनके बीच फ्यूचर में कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके दादा दादी उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बेटे की सही परवरिश नहीं की। तभी गाइड अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन पर करता है ताकि लियाम से सब कुछ छीना जा सके। उसके प्रभाव में आकर वे लड़ाई छोड़कर बैनफील्ड परिवार के मुखिया को बदलने का आवेदन करने का निश्चय करते हैं। वे कहते हैं कि एक बार उनके नाम पर एस्टेट और धन आ जाए तो वे लियाम की जगह नया उत्तराधिकारी चुनेंगे और फिर उसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि वो अब काम का नहीं। गाइड को पूरा विश्वास है कि ये तरीका चलेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि वो गोल्डन डॉग जिसने पहले लियाम को सफलता दिलाई थी अब भी उसके साथ है और उसे इस योजना की भनक लग चुकी है। इस बार वो अमागी को कमरे में ले जाता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है उसे एहसास होता है कि लियाम के माता पिता और दादा दादी अंदर हैं। वो उनकी बातचीत सुनती है और समझती है कि वे उसे परिवार के मुखिया के पद से हटाने की योजना बना रहे हैं, इस बहाने कि उसके पास एक AI रोबोट है। कुछ दिन बाद लियाम को एक ग्रैंड सेरेमनी में मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अमागी अपने कमरे से ये सब देखती रहती है। इसके तुरंत बाद लियाम के माता पिता प्रधानमंत्री के पास शिकायत करने जाते हैं क्योंकि परिवार का मुखिया बदलने का उनका ऑफिशियल रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री उन्हें बताते हैं कि लियाम को पद से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने 40 सालों से अपने इलाके पर अच्छा शासन किया है और उत्तराधिकार को लेकर कोई टेक्निकल समस्या भी नहीं है। लियाम के पिता शिकायत करते हैं कि वो नोबल होने के लायक नहीं क्योंकि उसने राजधानी में एक AI रोबोट लाया है, लेकिन मंत्री को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। वो कहते हैं कि लियाम अपनी अचीवमेंट्स के कारण एक ब्रिलियंट नोबल है और उसके साथ AI रोबोट रखना कोई क्राइम नहीं। लियाम के पिता आखिरी बार डर फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्री साफ शब्दों में कह देते हैं कि लियाम एम्पायर के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है जिसने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेबिलिटी साबित की है।
उसने अपने इलाके का डेवलपमेंट किया है और टैक्स चुकाया है, जबकि उसके माता पिता और दादा दादी सिर्फ आलसी रहे। मंत्री फिर लियाम के पिता को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि शाही परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें हैं। इसके बाद मंत्री उन्हें फटकार कर भेज देते हैं। फिर भी मन ही मन सोचते हैं कि इतना प्रतिभाशाली इंसान इतने अयोग्य डीएनए से आखिर पैदा कैसे हुआ होगा। उनके जाने के बाद मिनिस्टर अमागी को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि सब कुछ कैसे हुआ। वो उसकी बात सुनने के लिए मिनिस्टर का थैंक यू करती है और मिनिस्टर उसे बताता है कि ये कोई बिग डील नहीं है, खासकर इस फैक्ट को देखते हुए कि उसने हाल ही में जब्त किए गए पायरेट्स के ट्रेजर से उनके सभी पेंडिंग टैक्स चुकाने की ऑफर दी थी। अमागी 2000 मीटर लंबा एक बैटलशिप खरीदने की परमिशन भी मांगती है और मिनिस्टर को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। फिर वो कंप्लेंट करता है कि एआई सच में बहुत फूलिश है, क्योंकि अमागी उसके पास ये प्रपोजल लेकर आई थी, जबकि उसे पता होना चाहिए था कि लियाम रॉयल फैमिली के लिए एक एक्सट्रीमली प्रेशियस चीज है और वे उसे उसके पद से वैसे भी नहीं हटाते। अमागी फिर भी उसका धन्यवाद करती है और लियाम की केयर के लिए गेस्ट हाउस लौट जाती है, जो हाल ही में पार्टीज में बिजी रहा है। हालांकि वो बहुत एंजॉय नहीं कर पाया, फिर भी वो एक्साइटेड है क्योंकि वे नई और इंटरेस्टिंग थी, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अमागी ये सुनकर हैप्पी होती है और लियाम से कहती है कि वो जल्द ही 50 साल का हो जाएगा और ऑफिशियली अडल्ट हो जाएगा। वो कहती है कि उसने 40 साल तक उसकी सर्विस की है, लेकिन अब उनके अलग होने का टाइम आ गया है। लियाम को लगता है कि वो बस एक ब्रेक मांग रही है और वो तुरंत अग्री कर जाता है, लेकिन अमागी उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसे अपने पास रखना बंद कर दे। लियाम इस सजेशन से शॉक्ड है और अमागी कहती है कि अगर वो अपने साथ एक एआई रोबोट रखेगा तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा और उसके लिए बेटर होगा कि वो अपने साथ एक वुमन को रखे। लियाम उसे मजाक बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही है। वो उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे अपनी मेड बनाया था तब उसने उसे 3 रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल ये था कि उसे जानबूझकर उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही ऐसी किसी भी चीज को इग्नोर करना चाहिए जिससे उसे डैमेज पहुंच सकता है। और अमागी को लगता है कि अब उसकी मौजूदगी लियाम की वीकनेस बन गई है, जिसका फायदा उसके एनिमीज उठा सकते हैं। लियाम उसकी बात मानने से मना कर देता है और उसे अपने साथ रहने का ऑर्डर देता है, क्योंकि सेकंड रूल के अनुसार उसे लियाम की हर बात माननी होगी। अमागी उसे याद दिलाती है कि अगर दूसरा रूल पहले रूल का वायलेशन करता है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। वो लियाम को हर चीज के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन इंसिस्ट करती है कि वो उसे अब और डेंजर में नहीं डाल सकती। लियाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे याद दिलाता है कि एक थर्ड रूल भी है जो उसे अपनी सेल्फ डिफेंस करने के लिए कहता है, बशर्ते वो पहले 2 रूल्स का उल्लंघन न करे। अमागी कहती है कि वो कंप्लीटली सेफ है, लेकिन लियाम उससे पूछता है कि क्या वो अभी अपनी इमोशंस की रक्षा कर रही है। वो उसे सच बोलने का कमांड देता है और अमागी रोने लगती है, क्योंकि वो कहती है कि जब वो उसे छोड़ने के बारे में सोच रही थी तो उसका प्रोसेसर ओवरहीट हो गया था और वो ठीक से सोच नहीं पा रही थी। लियाम को अब यकीन हो गया है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती और वो डिक्लेयर करता है कि अगर वो उसे छोड़ देती है तो वो हर समय ड्रंक रहेगा और अपने पैसे और कॉन्टैक्ट्स बर्बाद करेगा, जिससे उसका एरिया फिर से पुअर हो जाएगा। वो कहता है कि वो ट्रेनिंग लेना बंद कर देगा और इतना वीक हो जाएगा कि कोई भी उसे किल कर सके। और फिर अमागी से पूछता है कि क्या वो उसे छोड़कर उसे रिस्क में डालना चाहती है। अमागी रिप्लाई करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये फर्स्ट रूल का वायलेशन करता है और लियाम उसे बताता है कि इसका मतलब है कि वो उसे नहीं छोड़ सकती। फिर वो अचानक उसे हग करता है और कहता है कि उसे सब लोगों में से नहीं छोड़ना चाहिए और अमागी प्रॉमिस करती है कि जब तक हो सके वो उसके साथ रहेगी। और इसी के साथ में ये वीडियो तो हमारे पर एंड होती है, लेकिन हमारे चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, इसी वजह से हमारा जो चैनल है बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। इसीलिए मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि हमारा चैनल दोबारा से ग्रो हो सके, और कमेंट भी कर दो जिससे कि मुझे फीडबैक मिल सके कि आखिर एआई बॉस पर आपको कैसा लगा हो। तो इतना काम जरूर कर देना, क्योंकि हमारा चैनल अभी काफी ज्यादा डाउनफॉल पर जा रहा है इस स्ट्राइक की वजह से। वैसे सेकंड चैनल भी क्रिएट कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि तीसरी स्ट्राइक आती है तो शायद ये चैनल नहीं बचेगा, इसीलिए बैकअप के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसपे 2 के सब्सक्राइबर्स हमारे पहले से हो चुके हैं। तो चलो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, गुड लक।